डोमेन और टाइप ऑफ फंक्शन हम लोगों ने खत्म कर लिया था। ठीक है, अब हम लोगों को रेंज स्टार्ट करना है इसके अंदर। ठीक है, क्या स्टार्ट करना है? वो रेंज ऑफ रियल फंक्शन, रेंज ऑफ रियल फंक्शंस, फंक्शंस। ठीक है, क्या बात थी रेंज में कि देखो ये आपका फंक्शन हुआ करता था इधर से इधर, ए सेट से बी सेट में। ठीक है, यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हम मान लेते हैं कि आपका एफ एक्स जो है वो था x+1। एफ एक्स क्या था? x+1। ये जो सेट होता है जहां से ए से बी में जाता है ना फंक्शन, तो ये होता है डोमेन का सेट और ये होता है कोडोमेन। रेंज थोड़ी होती है ये क्या होता है? कोडोमेन। ठीक है, आपको पता है कि 1, अगर मैं x की जगह पर 1 पुट करूंगा, x की वैल्यू तो डोमेन से आएंगे, तो आंसर 2 निकलेगा। तो 1 लिंक हो रहा है 2 से, 2 हो रहा है 3 से, 3 हो रहा है 4 से, 4 5 से और 5 6 से। तो इन सब ने तो तीर चलाएंगे, तो डोमेन है ये तो वैल्यू देगा ही अपने कोरस्पॉन्डिंग, मतलब इधर से तीर चलेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि उधर सबको लगे। तो जिन जिन को तीर लगा है यहां पर, मतलब जो जो आपके ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट बना है, मतलब इनपुट डालने पर जो जो आपका आंसर निकला है, सब अलग तरीके से बोला मैंने, तीर जिन जिन को लगा है ये ग्राफ, ये मैपिंग रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, आपका ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड एलिमेंट आया होगा, या फिर आप बोलोगे इनपुट देने पर जो जो आउटपुट आया होगा, उन सबका सेट आपने बना दिया, तो वो सेट का आपका कहलाता है रेंज। ये जिन जिन को तीर लगा उन्होंने अपना एक अलग सेट बना लिया और उस सेट को क्या बोला गया? रेंज। तो कोडोमेन क्या था? कोडोमेन ये पूरा बी सेट था। तो सर ऐसा भी तो हो सकता था सबको तीर लग जाए, हाँ सबको लग जाता तो कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज हो जाता। इसको ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, लेकिन उस पर अभी आए नहीं। ठीक है, तो ये रेंज होती है आपकी। अच्छा, अब ऐसे माना जाता है कि जो आपके इनपुट गए उनके कोरस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिला, तो ऐसे माना जाता है कि 1 की इमेज 2 है और 2 की इमेज, मान लो ये मिरर है तो इसकी इमेज उधर दिख रही है, उसकी इमेज उधर, मिरर इमेज नहीं, कुछ ऐसा मानते हैं कि इमेज है, मतलब कि इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। इधर आपका जो ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट मतलब आपका इनपुट 1 हुआ, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट 2 निकला, तो इमेज भी बोलते हैं। तो रेंज का एक दूसरा नाम क्या आता है आपका? इमेज। इमेज। ठीक है, या फिर ये क्या चीज होती है? ये अगर आप ग्राफ बनाते हो तो एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस, एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ, नाम लिखने हैं आपको ये, ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे ग्राफ का एक्सपेंशन। ठीक है, इतनी बातों में क्लैरिटी होगी। रेंज बोलेंगे, इमेज बोलेंगे, एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, कभी कभी ना इसको हाइट भी बोल देते हैं। हाइट क्यों बोल देते हैं? क्योंकि आपको पता है किसी भी पॉइंट की हाइट देखोगे आप एक्स एक्सिस से, अच्छा एक्स एक्सिस से अगर आप हाइट देख रहे हो, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव साइन के साथ आएगी हाइट। वो जो हाइट होगी वो किसकी वैल्यू होती है? वाई की वैल्यू होती है, और वाई की वैल्यू ही रेंज होती है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होती है आपकी? रेंज अपने आप में क्या चीज होती है? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई फॉर वैलिड वैल्यूज ऑफ एक्स। वैलिड वैल्यूज मतलब डोमेन, एक्स की नहीं कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे, जो डोमेन की वैल्यू पुट करेंगे। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई, वैल्यूज ऑफ वाई का क्या मतलब हुआ? वैल्यूज ऑफ फंक्शन, फंक्शन की वैल्यूज। तो रेंज क्या चीज होती है? फंक्शन की वैल्यू। वाई की वैल्यू मतलब रेंज, एक्स की वैल्यू मतलब डोमेन। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिंपल सिंपल चीज पर आ जाता हूं। ठीक है, आपके पास क्या चीज है? एल्गोरिथम टू फाइंड रेंज। एल्गोरिथम तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर एल्गोरिथम, ये तो बेसिक एल्गोरिथम। पहली चीज आपकी रैशनल फंक्शन के लिए, पहली चीज किसके लिए? रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्वेश्चन ले लेंगे रैशनल फंक्शन के लिए, एग्जाम्पल पहले से क्वेश्चन से क्या? रैशनल फंक्शन मतलब मैं क्वेश्चन तो चलो बाद में लाएंगे, पहले मैं बेसिक एग्जांपल देता हूं। पहले आपको पता है ना रैशनल फंक्शन क्या होता है? एक पॉलिनोमियल ऊपर एक पॉलिनोमियल नीचे, अलग से इसकी डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं होती रैशनल फंक्शन के लिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मान लो y इज इक्वल टू 1/x आया, ठीक है, तो ऐसे अगर कोई आपसे डोमेन पूछ ले, आप बोलोगे x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? 0 नहीं हो सकती। अच्छा, अगर x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, फिर आपने क्या किया? इसको x को इधर करके ये लिख दिया। ठीक है, x इज इक्वल टू फंक्शन, x को y के टर्म्स में लिख लिया। यहां y जो है x के टर्म्स में लिखा था, यहां x को y के टर्म्स में लिख चुके हो।
अगर आपने एक्स को वाई के टर्म्स में लिख लिया, फिर वाई की वैल्यू निकालनी है आपको। अच्छा, इसके अंदर आपको पता है कि अगर x इज इक्वल टू 1/y आ रहा है तो x की वैल्यू निकलने के लिए y की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यहां से आप बोलोगे कि y की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर y की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, r-0 होनी चाहिए, r-0। और y की वैल्यू क्या चीज कहलाती है, रेंज। ये कैसे किया, देखो आपका फंक्शन था, उसके अंदर बोला गया x जीरो नहीं हो सकता, जीरो के अलावा सारी वैल्यू ले सकता है। अच्छा, यही x जब मैंने इनको पलटा, थोड़ा सा इधर उधर अरेंज किया, तो x इज इक्वल टू 1/y। ये x दुनिया की सारी वैल्यू ले सकता है, जीरो को छोड़ के, जीरो को छोड़ के। ये x वैल्यू कब लेगा, जब y की वैल्यू डालोगे। अच्छा, y की आप क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हो, आप देखो y की क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हो। x की तो आप सारी वैल्यू निकल रही है जीरो छोड़ के, y की क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हो, आपको पता है y की वैल्यू जीरो नहीं पुट कर सकते, उससे अनडिफाइंड हो जाएगा। बाकी आप जो मर्जी चाहो वैल्यू पुट करो। ऐसे सोच के हमने क्या किया कि अच्छा ये y की वैल्यूज है, इसमें रेंज निकाल दी। क्वेश्चन से पहले ना बेसिक बेसिक स्टेप्स ही लिख दूं आपके लिए। स्टेप क्या है, कन्वर्ट y इज इक्वल टू एफ एक्स इन x इज इक्वल टू जी वाई। Find the values of y for which gy exist, जिसके लिए gy एग्जिस्ट करता है। फिर समझाता हूं। y इज इक्वल टू एफ एस को मतलब आपको क्या करना है कि y जो है x के टर्म में लिखा होता है, ये ना करके आपको x को y के टर्म्स में लिखना है, x इज इक्वल टू समथिंग y। ये अपने आप में y का एक फंक्शन बन जाएगा, और कोई भी फंक्शन बन जाता है उसका आप डोमेन निकाल लेते हो। उसका डोमेन निकालने का मतलब जिन वैल्यूज पे वो एग्जिस्ट करता है, जिन वैल्यूज पे वो एग्जिस्ट करता है, द वैल्यूज फॉर व्हिच जीवाई एग्जिस्ट। जिन वैल्यूज पे ये एग्जिस्ट करेगा y की, वो सारी वैल्यू आ सकती है। और y की वैल्यू क्या कहलाती है, आपकी रेंज कहलाती है, रेंज कहलाती है। दीज वैल्यूज जो है वो रेंज हो गई। जैसे रेंज ऑफ y इज इक्वल टू x माइनस 2/3 माइनस x, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू x माइनस 2/3 माइनस x। ठीक है, एक बात इसके अंदर पक्की है पहले ही कि x की वैल्यू तो 3 हो नहीं सकती, x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती। आओ मैं इसे कन्वर्ट करता हूं, x इज इक्वल टू ये 3y माइनस में xy लिखा हुआ है, माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, आपका 3y प्लस 2 इधर आ गया, इज इक्वल टू x उधर चला गया, y प्लस 1। देखो आराम से, 3y प्लस 2 उधर गया, ये दोनों उधर चले गए, दोनों प्लस साइन के हो गए। आपको पता है x कॉमन निकाल लिया, y प्लस 1 बचा, उसको भी आप नीचे ले आए। आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 3y प्लस 2 अपॉन y प्लस 1। ठीक है, x की वैल्यू बस 3 नहीं होनी है, बाकी तो दुनिया जहां की सारी वैल्यू ले सकता है x की वैल्यू निकलेगी कैसे, जब जब आप y की अलग अलग वैल्यू, अब यहां पे देखो ना x की वैल्यू कैसे निकलेगी। x की वैल्यू आपको पता है क्या क्या हो सकती है, 3 के अलावा सारे रियल नंबर। तो x की वैल्यू अगर सारे रियल नंबर होंगे तो इस इक्वेशन के हिसाब से वही उसी को बदला है। कैसे निकलेंगे x की वैल्यू, जब y की अलग अलग वैल्यू डालोगे। अब आप देखोगे y की कौन सी वैल्यू नहीं पुट कर सकते आप, तो आपको पता है जिसमें डिनोमिनेटर 0 बन जाए। तो यहां से आप क्या बोल दोगे कि y जो है आपका -1 नहीं होना चाहिए। अगर y -1 नहीं होना चाहिए तो y क्या होना चाहिए, r माइनस -1, r माइनस -1, ऐसे। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। इसको आप और कैसे कर सकते थे, ये ना एडजस्टमेंट आपने पढ़ लिया है, क्या था हमारे पास क्वेश्चन, x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस x। ये इसको हम क्या लिखते हैं कि माइनस वाई इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। यहां से आप माइनस कॉमन निकालते तो x माइनस 3 हो जाता, माइनस उधर ले जाते। ठीक है, ये माइनस वाई इज इक्वल टू x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन यहां पर x माइनस 3 और यहां पर x माइनस 3। इतनी बात में तकलीफ नहीं। ये क्या कर दिया सर, अरे एडजस्टमेंट x माइनस 3 प्लस 1 करूंगा तो x माइनस 2 ही तो आया था, ये और ये कट गए, 1 बना दिया इन्होंने। माइनस वाई इज इक्वल टू -1 प्लस में 1 अपॉन x माइनस 3। देखो आराम से, ठीक है, यहां से आपका 1 अपॉन x माइनस 3 जो निकल कर आया है वो वैल्यू निकल कर आई है 1 माइनस वाई की। सही है, -3 किया है और +1 करेंगे तो -2 आएगा। ठीक है, प्लस में 1 किया है ना, ठीक है। अरे ये तो 1 था, -1 को लिखा, ये 1 था, तो -1 -5 सॉरी,
-1 वो 1 होता है ना वहां पर कट के। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया। जब मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया तो आपका x-3 जो है वो कितना आ गया, 1 अपॉन माइनस साइन के साथ y+1। ठीक है, तो x की वैल्यू जो यहां से निकल कर आती है आपके पास, x की वैल्यू वो कितनी निकल कर आ जाती है, 3 माइनस में 1 अपॉन y+1। आराम से देख लो, 3 उधर जाता, ये माइनस ऊपर आया था ये। अब x की वैल्यू डिपेंड करती है अभी भी y पर, ठीक है। और अब आपके लिए y निकालना अभी भी उतना ही आसान है जितना पिछले में था। क्या आसानी है y निकालने में, कि y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती आपकी, -1 नहीं हो सकती, क्योंकि आज भी डिनोमिनेटर में आया है, आज भी डिनोमिनेटर। तो एडजस्टमेंट करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है ना, उसके अंदर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल दो। आपको x को y के टर्म्स में लाना है ना, एडजस्टमेंट उसका एक तरीका हुआ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक तरीका हुआ। हो गया ये। एक बात हुई, क्वेश्चन देखो अगला, ठीक है। मैं एक बात फिर से बोल दूं आपसे कि थोड़ा सा डोमेन को दिमाग से निकालेंगे। डोमेन x की वो वैल्यू होती है जिसके लिए फंक्शन एग्जिस्ट करता है। यहाँ हम y की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, y की वैल्यू, रेंज ऑफ, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैं ये सब इन क्वेश्चन पे ज्यादा मेहनत मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यही सेम क्वेश्चन मैं आपको 11th में करवा चुका हूँ। जब हम 11th के आगे बढ़ेंगे तब बात होगी आगे की। अच्छा, इस क्वेश्चन की तकलीफ में दिखाता हूँ आपको। इसकी रेंज निकालनी है आपको। अच्छा, इसकी रेंज निकालने का ना आप कितने ही मेथड पढ़ लो, वही तरीका है जो अभी करने जा रहे हैं। इसकी रेंज निकालने का आपने इसे कन्वर्जन करने के लिए आपने कहा आपको x, सर आपने बताया था कि x को अकेला करना है, x को y के टर्म्स में लिखना है। आप समझते हो ना इस बात का मतलब कि x को y के टर्म्स में लिखने का क्या मतलब हुआ, कि x को अकेला रखना है और सारे y के टर्म्स के बराबर जितने भी आ रहे होंगे। तो इसका मुझे यहां से x बाहर निकालना है। अच्छा, ये बेसिक मेथड है, यही मेथड नहीं है सिर्फ कि y के टर्म्स में x को रखना है, ठीक है। x को बाहर निकालना है तो स्क्वायर रूट के अंदर है तो स्क्वायरिंग करेंगे। तो आपने क्या की, स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग कर दिया। ये वाई स्क्वायर, देखना मैं इस क्वेश्चन में आपको गलती समझाऊंगा। अपॉन यहां पर आ गया x-5। आपने क्या कर लिया, यहां पर आपने रेसिप्रोकल ले लिया, तो x-5 की वैल्यू आ गई 1/y² के बराबर। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 1/y² + 5। ये आपके पास निकल आई वैल्यू। जैसे आपके पास ये वैल्यू निकल कर आई, आपने बोला कि भाई y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी सारी वैल्यू के लिए चल जाएगा। y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अच्छा, y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब y की 0 क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर y बिलोंग्स टू r-0। यही मेथड होता है रेंज निकालने का, यही मेथड होता है। आपको इस मेथड की जो पूरा कॉन्सेप्ट है, आपको ये किस तरीके से इसका डोमेन निकाल दिया तो उसकी रेंज निकल आई, इसका डोमेन निकाल दिया इस फंक्शन का तो उसकी रेंज कैसे निकल आई। वो एक, जब आप इनवर्स फंक्शन के बारे में जानते हो ना, इनवर्स फंक्शन के बारे में, तब आपको समझ में आता है कि अच्छा y को x के टर्म में लिखा है और उसको कन्वर्ट करके अगर आपने x को y के टर्म्स में लिख दिया तो दोनों फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स है। और इनवर्स में क्या होता है कि इधर वाले का डोमेन उधर वाले की f(x) का जो डोमेन है वो f इनवर्स x की रेंज बन जाती है, f इनवर्स x की रेंज बन जाती है। जैसे मैं आपको मैंने दो स्पेसिफिक वो दिए हैं इनवर्स फंक्शन के, e⁻x और ln x। इसका आपसे कोई डोमेन और रेंज पूछ ले, अगर जैसे मैं दिखाऊंगा डोमेन ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है, e⁻x का ln x का, e⁻x का डोमेन होता है r और रेंज होती है पॉजिटिव रियल नंबर 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसका डोमेन, लॉग का डोमेन 0 से इनफाइनाइट होता है और लॉग की रेंज रियल नंबर होती है, ठीक है। वो एक दूसरे को इंटरचेंज कर देते हैं। आपको लगेगा सर साइन और साइन इनवर्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये लिखा है साइन x और ये लिखा है साइन इनवर्स x, इसका डोमेन होता है r, ठीक है, और इसकी रेंज होती है -1 से 1। तो ये तो बदल जाते हैं, इसका डोमेन हो जाता है ना -1 से 1, लेकिन ये रेंज नहीं बदलती है। वो क्यों नहीं बदलती वो भी समझाया जाएगा कि अगर ऐसा होता है तो ठीक है, जो साइन x की जो रेंज थी वो साइन इनवर्स का डोमेन बन गया, ठीक है, लेकिन इसकी जो रेंज थी वो उधर नहीं गई। समझाएंगे उस पर क्यों ऐसा हुआ, इसके साथ ऐसा क्यों गड़बड़ हो रही है, e की पावर में ऐसी गड़बड़ क्यों नहीं हो रही है, सब बातें आएंगी, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि y = f(x) लिखा था, आपने x = gy करके लिख लिया, ठीक है। जब लिखते हैं तो इनवर्स फंक्शन बन जाता है और वो एक दूसरे का रेंज और डोमेन इंटरचेंज हो जाता है। तो आप क्या कर रहे हो, इसका डोमेन निकाल रहे हो कि y ≠ 0 रखकर। आपको तो अभी मेथड से मतलब है, कॉन्सेप्ट अभी सब आएगा, सारा कॉन्सेप्ट आएगा। 1/y², y 0 नहीं होना चाहिए, वो आंसर आ गया। उस आंसर की गलती समझाऊं मैं, y अगर
सारे नॉन जीरो रियल नंबर को बिलोंग करता है। इसका मतलब आप बोलोगे कि सर y की वैल्यू -2 हो सकती है क्या? हाँ, अगर नॉन जीरो रियल नंबर आप निकाल चुके हो तो -2 में कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन यहां पर आप सोचो, आप x की जो मर्जी चाहे वैल्यू पुट कर लो, स्क्वायर रूट मतलब डोमेन की कोई भी वैल्यू पुट कर लो, स्क्वायर रूट हमेशा आंसर कैसा देगा? पॉजिटिव आंसर देगा। अगर वो पॉजिटिव आंसर देगा और वो भी पॉजिटिव है तो 1 भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव y की सारी वैल्यू कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। तो यहां से ये वाली जो सिर्फ बात है ना, ये वाली ओनली दिस एनालिसिस इज रॉन्ग। देखना, जब आपने शुरू किया y इज इक्वल टू अंडर रूट में 1/x-5, ठीक है, तो यहां से जो एनालिसिस आई वो ये आई कि ये तो पॉजिटिव टर्म है और ये पॉजिटिव टर्म है और y बराबर है पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, दिस इंप्लाइज y इज ग्रेटर देन 0। एक बात ये आ गई। दूसरी बात आप क्या निकाल कर आए कि x इज इक्वल टू 1/y² + 5, तो यहां से आपको पता चल गया y नॉट इक्वल टू 0। दोनों बातों को जब आप देखोगे, 0 को लेना नहीं है, 0 से बड़ी वैल्यू लेनी है, ठीक है। आपको पता है y ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। y ग्रेटर देन 0 का मतलब y बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट, y बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट। तो हमारा जब हमने सिर्फ ऐसे किया था जैसे अब आप करवा रहे थे सर पहले कि x को y के टर्म्स में निकाल दो, तब हमारा आंसर ठीक क्यों नहीं आया था? हमको ये अलग से क्यों सोचना पड़ गया? मैंने आपको बताया था, जब भी आपने स्क्वायरिंग करी है, स्क्वायरिंग करने का मतलब इसमें यही फंक्शन मल्टीप्लाई कर दिया है। अगर आप ये स्क्वायरिंग करके लाए हो तो स्क्वायर रूट करके सिर्फ ये मिलना चाहिए, लेकिन जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन के साथ 1/√रूट में x-5 मिलेगा आपको, प्लस माइनस साइन के साथ। तो एक तो प्लस वाला है जो आपका फंक्शन है, एक माइनस वाला है। मैं माइनस वाले को दिखाऊं, माइनस है 1/√रूट में x-5। जब आप x की कोई भी वैल्यू डाल लो डोमेन की, ये 1 पॉजिटिव है, अंडर रूट पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव अपन पॉजिटिव पॉजिटिव बनाते, लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ है। इसका मतलब y की सारी वैल्यू कैसी आएंगी? नेगेटिव आएंगी। तो नेगेटिव सारी वैल्यूज ये देता है, पॉजिटिव सारी वैल्यू आपको ये देता। और जब आपने स्क्वायरिंग करी तो ये दोनों मिल गए, ये दोनों मिल गए। अगर ये दोनों मिल गए तो आंसर ही तो आता निकल के। लेकिन आपके पास दोनों नहीं थे, आपके पास सिर्फ ये वाला फंक्शन था, आपके पास माइनस वाला नहीं था, आपके पास सिर्फ प्लस वाला था। तो माइनस वाले से कौन कौन से आंसर आते हैं? y की सारी नेगेटिव वैल्यूज वो हटा दिए। फिर से समझा स्क्वायरिंग, ये इस पे ध्यान था। अगर फंक्शन की स्क्वायरिंग करी है तो एक पूरा पूरा फंक्शन मल्टीप्लाई कर दिया है आपने, तो एक प्लस वाला फंक्शन और एक माइनस वाला फंक्शन, प्लस वाला अपनी अलग रेंज देगा, माइनस वाला अपनी अलग देगा, आपका यूनियन निकल आया है। यूनियन निकल आया, यूनियन नहीं चाहिए था, इसलिए वो एनालिसिस करनी पड़ती है। क्वेश्चन देखो, आपको रेंज ऑफ y इज इक्वल टू अंडर रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, रेंज का हमें बहुत काम है। रेंज का काम कैसे सर? बहुत काम है रेंज का। रेंज पे क्वेश्चन आता है क्या आईआईटी में? डायरेक्टली तो नहीं पूछेंगे, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन अक्सर यूज पड़ता है इनका। अक्सर यूज पड़ता है, मैक्सिमम मिनिमम, मोनोटोनिसिटी और उनके क्वेश्चन आते हैं, तो हाँ यूज आता है इसका। रेंज ऑफ y इज इक्वल टू अंडर रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, आपने क्या किया? y² इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से आपका x² इज इक्वल टू 16 माइनस y², ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस साइन के साथ अंडर रूट में 16 माइनस y²। कोई सा भी मैं साइन ले लूँ, चाहे प्लस का चाहे माइनस का, आपको तो ये निकालना होता है y की वो वैल्यू जिसपे ये एग्जिस्ट कर जाए। उसके लिए तो स्क्वायर रूट काम करेगा, स्क्वायर रूट काम करेगा। इसका मतलब 16 माइनस y² की वैल्यू पॉजिटिव रहनी चाहिए, y² 16 से छोटा रहना चाहिए, y की वैल्यू -4 से 4। भाई स्क्वायर रूट लगाओगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट y² मॉड्यूलस ऑफ y, वो 4, मॉड्यूलस ऑफ y अगर 4 से छोटा है तो y की वैल्यू -4 से 4। फिर इसमें यही बात निकल कर आएगी कि बट y इज इक्वल टू अंडर रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये अपने आप में स्क्वायर रूट है कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये जो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो y अगर पॉजिटिव क्वांटिटी के बराबर है, इसका मतलब यहां से आपको पता चल गया कि y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब जब आप दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, 0 -4 4, एक पार्टी कह रही है कि -4 से 4 में रखो, एक पार्टी कह रही है 0 से बड़ा, इंटरसेक्शन में आंसर कितना आएगा? 0 से 4, ठीक है। तो y बिलोंग्स टू 0 to 4। ये सब क्वेश्चन हम 11 में कर चुके हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इस पे बढ़ रहा हूं आगे। y बिलोंग्स टू 0 to 4। अच्छा, बात समझ में? एक और तरीका क्या हुआ इसका कि आपका y इज इक्वल टू अंडर रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर था, यहां से आपको पता है x की वैल्यू -4 से 4 के बीच में रहेगी, इससे बाहर नहीं जा सकती, डोमेन निकाल लोगे, ठीक है। अगर मैं इसका स्क्वायरिंग करी तो y² इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब x² प्लस y² इज इक्वल टू 16। ये अपने आप में सर्किल की इक्वेशन है।
सर्किल की इक्वेशन जिसका ओरिजिन, जिसका सेंटर ओरिजिन पे, जिसकी रेडियस 4 है। अच्छा ऐसा सर्किल है कोई, हाँ देखो ये ऐसा सर्किल है, ठीक है। अच्छा अगर ये ऐसा सर्किल है तो आपको पता है ये तो सर फंक्शन ही नहीं रहा। सर्किल कहां फंक्शन होता है? वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे दो जगह काट जाएगी। हाँ बात तो सही है। तो आपको ओरिजिनल फंक्शन पता है, ओरिजिनल फंक्शन में आपका y पॉजिटिव था। y पॉजिटिव मतलब ऊपर वाला पार्ट, तो सिर्फ ऊपर वाला पार्ट लेना है हमको। अरे अच्छा सिर्फ ऊपर वाला पार्ट, ये 4,0, ये -4,0। आपको पता है ये वाला पॉइंट 0,4 आएगा। अब कोई आपसे पूछे ये अच्छा ये है फंक्शन का ग्राफ, हाँ तो रेंज क्या है फंक्शन की? फंक्शन की रेंज क्या होती है? नीचे से नीचे का पॉइंट, नीचे से नीचे फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन नीचे गया नीचे गया नीचे, इससे नीचे तो नहीं जा रहा। यहां पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 4 है क्या? नहीं वो तो x की वैल्यू है। फंक्शन की वैल्यू मतलब किसकी? y की वैल्यू कितनी है? 0। और ऊपर से ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी है आपकी? 4। तो रेंज कितनी हो गई? 0 to 4। ठीक है, ये आपका ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये बनाना आना चाहिए। क्या बनाना आना चाहिए हमको? हमको सर्किल बना देना चाहिए इससे, या इलिप्स बना देना चाहिए, जैसा भी वो आए। इलिप्स आए यहां पर तो इलिप्स बना दो, ठीक है। उसमें सर्किल का भी ये वाला पार्ट लिया, क्यों? क्योंकि y अगर इसके बराबर था तो y पॉजिटिव था, y पॉजिटिव तो ऊपर रहेगा, ऊपर रहेगा तो आपको पता है नीचे से नीचे 0 जाएगा, ऊपर से ऊपर 4 जाएगा। सर्किल पे देख लिया आपने, काम की चीज होती है। आते रहेंगे सर्किल वाले क्वेश्चन तो। अभी तो मैं डोमेन एंड रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू x² -9 अपॉन x -3, x² -9 अपॉन x -3। कोई परेशानी नहीं इसके अंदर, तो क्वेश्चन सिंपल सा है। डोमेन निकालने गए आप, डोमेन निकालने गए, आपको पता है एक ही तकलीफ है सर, x -3 0 नहीं होना चाहिए, x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती। रेंज निकालने गए तो आपका y इज इक्वल टू ये आ जाएगा, देखो x + 3 इंटू x -3 अपॉन x -3। आप x -3 से x -3 काट दोगे, y इज इक्वल टू x + 3 आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूं कि ये पॉइंट अगर मैं पहले नहीं लिखता, देखना ये बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको बहुत गंदा गिराते हैं क्वेश्चन में। अगर आपको वो दिखता, मैं बता रहा हूं, आपके हाथ में ऐसे खुजली होने लगती है कि सर इसको काट दो पहले, और आप अगला स्टेप अगर ये लिख देते, वहां के बाद ये स्टेप लिख देते, तो इस स्टेप को लिखने का मतलब ये है कि ये अपने आप में स्ट्रेट लाइन बन गई। और अगर ये स्ट्रेट लाइन बनकर आ गई तो आपको पता है ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का डोमेन R होता है। आप इसका डोमेन R बना देते, इसका डोमेन R बना देते, हाँ इसका डोमेन आप R बना देते। अच्छा y इज इक्वल टू x + 3 R बना देते डोमेन। अच्छा वहां से, लेकिन जो ओरिजिनल फंक्शन है उसके डिनोमिनेटर में x -3 था, तो x -3 को 0 नहीं होना चाहिए, ये बात लिखते, उसके बाद कैंसिल करते। अगर आप ये लिख देते तो आप R बना। दूसरी बात मैं आपको समझाऊं कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर वी कैन कैंसिल ओनली व्हेन दे आर नॉन जीरो। आपको पता है नॉन जीरो टर्म ही कैंसिल हो सकते हैं, सिर्फ 0 0 वाले टर्म कैंसिल नहीं हो सकते। अगर आपके पास 0 × 2 इज इक्वल टू 0 × 3 लिखा हुआ है तो है तो दोनों 0, और आपने 0 0 काट दिया, 0 0 काट दिया तो 2 = 3 हो गया क्या? ये तो मैथमेटिकल ब्लंडर है, ये जो बचपन में आपको बेवकूफ बनाता था, कोई बड़े भैया आ जाते थे ऐसे करते थे, ठीक है। इधर भी 1 - 1 काट दिया, 5 के साथ मल्टीप्लाई होते हुए, उधर ही 1 - 1 काट दिया, ठीक है। 6 के साथ मल्टीप्लाई होते हुए और 5 = 6 बना दिया। ऐसा खेल किया जाता तो, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या चीज हुई, ठीक है। ये आप कैंसिल नहीं कर सकते, मतलब आपने यहां पर अगर कैंसिल करके आंसर निकाला है तो कैंसिल तभी कर पाओगे जब x + 3 क्या नहीं रहा होगा, 0 नहीं रहा होगा। 0 नहीं रहा होगा इसका मतलब x की वैल्यू -3, x की वैल्यू 3 नहीं रही होगी, तो x की वैल्यू x ≠ 3 होगा, तभी कैंसिल हो सकता है, वरना कैंसिल नहीं हो सकता। नहीं तो ऐसे तो कुछ भी कैंसिल करते रहो, फिर तो बहुत तकलीफ आ जाएगी हमारे लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट बता दिया, कैंसिल तभी कर सकते हैं नॉन जीरो टर्म को, जीरो वाले टर्म को कैंसिल नहीं करेंगे। अच्छा ये आ गया, ये तो डोमेन तो आप निकाल चुके हैं। अब अगर आप रेंज निकालने गए तो आपको लग सकता है कि y इज इक्वल टू x + 3 अपने आप में पॉलिनोमियल, y इज इक्वल टू x की लाइन,
और 3 ऊपर ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी y इज इक्वल टू एक्स की लाइन। तो नीचे से नीचे माइनस इनफाइनाइट और ऊपर से ऊपर इनफाइनाइट, y बिलोंग्स टू r, ये भी बात गलत है, ये भी बात गलत है। अगर आपकी x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, ठीक है, अगर आपकी x, बल्कि मैं ऐसे करता हूं, अगर मेरा x जो है वो 3 होता तो y की वैल्यू आपके पास कितनी होती है? आपके पास 6 होती। अगर आपकी x की वैल्यू 3 होती तो 3 + 3 y 6 होता। अगर x 3 नहीं है तो y क्या नहीं हो सकता? 6 नहीं हो सकता। y तो 6 तब आता है जब x की वैल्यू 3 पुट होगी। तो y की, अगर x की वैल्यू 3 नहीं है तो y 6 नहीं आ सकता। इसका मतलब यहां पर ये वाला पॉइंट 3,6, इस पे एक हॉलो बॉल रहेगी। ये वो जगह है जहां पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब आप रेंज निकालने जाओगे तो ऑल द रियल नंबर्स माइनस जो फंक्शन की कौन सी वैल्यू? 6। ऑल द रियल नंबर्स माइनस 6 के 6 तो तब आता है जब x की वैल्यू 3 पुट कर सकते, 3 तो पुट नहीं कर सकते। जब 3 पुट नहीं कर सकते तो 6 आ नहीं सकती y की वैल्यू। जब y की वैल्यू 6 नहीं आ सकती तो क्या आ सकती है? r - 6, सारे रियल नंबर -6, और कोई तकलीफ नहीं थी। ठीक है, आओ भाई अगला टॉपिक क्या रहेगा इसके अंदर? रेंज ऑफ फंक्शन ऑफ द फॉर्म, ठीक है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ठीक है, और क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। मेनली तो नीचे वाली क्वाड्रेटिक होती है ना, इसका d < 0 होता है इन क्वेश्चंस में। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। आओ समझते हैं कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में क्या चल रहा होगा। कि आपका y इज इक्वल टू, क्या एग्जाम्पल ही ले लूं क्या? चलो y इज इक्वल टू लीनियर लिखता हूं, पहले ऐसे लिख देता हूं, pq प्लस r, px प्लस q, सॉरी, और आपका ax² प्लस bx प्लस c। दोनों ही केस में आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। ये लिखा होगा स्टेप्स में। पहला स्टेप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई विथ y, y के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे एंड मेक अ, नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई विथ y, ठीक है। उससे क्या होगा? वी विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, मतलब x की एक ये भी तो क्वाड्रेटिक थी, लेकिन ये तो फंक्शन लिखा था। जब आप इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे और इस वाले टर्म को इधर ले आओगे तो उधर तो 0 रह जाएगा। अगर इधर 0 रह गया और इधर x² का टर्म है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x बनेगी, ठीक है। तो इसके अंदर टेकिंग y कांस्टेंट, पुट d greater than or equal to 0 for real values of x, x d greater than or equal to 0 for real values of x and solve for y, ठीक है। These values are range, ठीक है। उसके अंदर एक नोट और है, क्या बोला कि y को कांस्टेंट मानते हुए, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हुए आपने d ग्रेटर, क्योंकि x तो वेरिएबल है, दो वेरिएबल की क्वाड्रेटिक तो लिखोगे नहीं, y को मान लोगे चलो वो कोफिशिएंट की तरह लगा हुआ है x के साथ, और d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रख दो। क्यों? रियल वैल्यूज ऑफ x, क्या मतलब हुआ इस बात का? अभी समझाता हूं। क्वेश्चन दिखाओ भाई, कहां है इसका क्वेश्चन? क्या आपका fx इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस x², ठीक है। आपको क्या फाइंड करनी है? रेंज, ठीक है। आपने लिखा y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस y², अरे 1 प्लस x², ठीक है। आपको इसका जब आपने डोमेन ऑफ फंक्शन निकाला था, आपने बोला था डोमेन ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू r। क्यों? प्रॉब्लम क्या होती है कि डिनोमिनेटर 0 ना हो। आपको डिनोमिनेटर के बारे में पता है, अगर इसको 0 होना है तो x² की वैल्यू -1 होनी चाहिए, और वो होती नहीं है कभी, ठीक है। यहाँ आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया x² y प्लस y माइनस x इज इक्वल टू 0, मतलब ये बना y x² माइनस x प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना कि डोमेन अगर r है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू r। अगर x जो है वो सारे रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, आपका सारे रियल नंबर को, ठीक है, तो ये अपने आप में एक इक्वेशन आई है। आपको पता है ना, इसके अंदर आप x की वैल्यू डालते तो y की वैल्यू निकल कर आती कुछ ना कुछ।
कुछ ना कुछ वैल्यू निकल कर आती है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन लिखी हुई है आपके पास, कोई ना कोई x की ऐसी वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई करती हैं, कोई ना कोई का बहुत सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, सेटिस्फाई कर देंगे अलग अलग y के लिए, ठीक है। इसका मतलब कि जब मैंने इसको इंटरचेंज कर करा के इक्वेशन बना दिया, तो इस इक्वेशन में x की ऐसी वैल्यूज हैं जो पुट करने पर आपको 0 मिलेगा, x की ऐसी वैल्यूज होंगी जो पुट करने पे 0 मिलेगा। इसका मतलब इसके रूट्स हैं। अब जब x जो है रियल नंबर को बिलोंग करता है, तो अगर इक्वेशन के रूट्स आ रहे हैं तो वो भी कैसे होंगे, रियल नंबर ही होंगे भाई। x बिलोंग्स टू r, x के अंदर आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो, तो जो रूट आ रहे होंगे वो भी कैसे होंगे, रियल नंबर होंगे। सिंस दिस इंप्लाइज रूट्स आर ऑल्सो रियल, कि अगर इस इक्वेशन के रूट होंगे तो वो भी कैसे होंगे, रियल होंगे, क्योंकि x रियल है, ठीक है। अगर रूट्स रियल होते हैं तो क्या होता है आपका, d कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा, d कैसे निकलता है, b स्क्वायर, b क्या होता है आपका, x का कोफिशिएंट। यहां से आप देखो तो a की वैल्यू y है और b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू y है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, 1 - 4y स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां से आपका 4y स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1, y की वैल्यू -2 से -1/2 से 1/2 आ जाएगी। देख लेना इसको, तो ध्यान निकाल लोगे ना इनइक्वालिटी। तो भाई ये 1/4 का डिवाइड लगाऊंगा, मॉड y लेस देन इक्वल टू 1/2, y की वैल्यू -1/2 से 1/2, ये फंक्शन की क्या हो जाती है, रेंज। y की वैल्यू -1/2 से 1/2, अच्छा ये रेंज है, हाँ ये रेंज है। इसके अंदर एक चेक होता है, चेक कहां पे चेक करना होता है, बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ रेंज, बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ रेंज। मैं आपको सीधा सीधा पॉइंट लिखवाता हूं, इफ बाउंड्री पॉइंट्स आर the turning point, if any of boundary point is the turning point of coefficient of x square, then remove that, then that point is not included in range. नॉट इंक्लूड। अगर कोई बाउंड्री पॉइंट ऐसा है कि वो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का टर्निंग पॉइंट है, देखो क्या थी आपके पास इक्वेशन, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, वाई, ठीक है। ये आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका टर्निंग पॉइंट कितना है, इसका वाई का। वाई को अगर वेरिएबल की तरह माने तो ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है, ये वाई की किस वैल्यू पे 0 होगा, y की वैल्यू 0 पर। टर्निंग पॉइंट का मतलब यहां से आपने देखा कि टर्निंग पॉइंट जो था वो 0 था। आपकी जो रेंज निकल कर आई थी वो -1/2 से 1/2 निकल कर आई थी। आपके बाउंड्री पॉइंट 1/2 और -1/2 थे। क्या इनमें से कोई भी आपका, इन दोनों पॉइंट में से कोई 0 है क्या, कोई 0 नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का टर्निंग पॉइंट 0 आया है। अगर बाउंड्री पॉइंट भी 0 होता तो वो इंक्लूड नहीं होता। आप चेक कर लो, आप चेक कर लो, कैसे चेक कैसे करते हैं, 1/2 और -1/2 पुट करके देखो और कैसे चेक करोगे कि y की वैल्यू आपके पास 1/2, बाउंड्री पॉइंट को चेक करना होता है ना, और y की वैल्यू -1/2, ठीक है। और y आपका किसके बराबर था, x/1 + x² के। y किसके बराबर था, x/1 + x² के। यहां से क्या निकल कर आया आपका, 1 + x² = 2x। यहां से क्या निकल कर आया, -2x, x² + 1 = -2x, ठीक है। तो ये आपके पास निकल कर आएगा x - 1 का होल स्क्वायर, और ये निकल कर आएगा x + 1 का होल स्क्वायर = 0। यहां से x की वैल्यू आएगी 1, यहां से x की वैल्यू आएगी -1, ठीक है। x की वैल्यू, x तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। इसका मतलब जब x की वैल्यू 1 डालोगे तो y की वैल्यू 1/2 निकलेगी, -1 डालोगे तो y की वैल्यू -1/2 निकलेगी। इतनी बात में क्लैरिटी। तो 1 और के रेंज की वैल्यू थी। इसका मतलब आपको चेक करने का मतलब ये है कि आपके पास x की ऐसी वैल्यू निकला है कि वो x की वैल्यू पुट करने पर आपकी y की वैल्यू 1/2 निकले, 1/2 निकले। आप देख लो, x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूंगा यहां पर तो 1/1 + 1 1/2 निकल आएगा, और वहां -1 पुट करूंगा तो -1/1 + 1 -1/2 निकल आएगा। इसका मतलब x की इन दोनों वैल्यूज के लिए आपको फंक्शन की वो वैल्यूज मिल रही हैं, और जैसे आपको फंक्शन की वैल्यूज मिल गई इसका मतलब वो रेंज में है, वो रेंज है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, x की वैल्यू अगर आप 0 पुट कर दोगे, 0 पुट कर दोगे तो आपको y 0 भी मिल जाएगा। इसको चेक करने की जरूरत नहीं थी, कोई बाउंड्री पॉइंट नहीं था। लेकिन अगर आपकी रेंज 0 से 1/2 में जा रही होती, 0 से 1/2, तो यही आपका टर्निंग पॉइंट एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट का, और यही बाउंड्री पॉइंट है 0 जो है, तो वो इंक्लूड नहीं होता। दिखाता हूं अगले वाले में।
रेंज ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक पॉइंट था आपका रेंज वाला, लिख लिया था हमने। उस तरीके से सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर के साथ वाई माइनस 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको पता है इस इक्वेशन में उसके अंदर x बिलोंग्स टू r है, x अगर रियल नंबर को बिलोंग करता है तो उसका कोई रूट आएगा वो भी रियल होगा, तो अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट रियल होते हैं तो उसका d कैसा होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बात क्लियर? d का मतलब माइनस साइन के साथ, अच्छा 1 को तो कुछ आएगा नहीं, x का तो टर्म ही नहीं है, माइनस साइन के साथ 4y के साथ y माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। -4 से डिवाइड लगा दिया मैंने, यहाँ से आपका y माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, ये आपने निकाला 0 और 1, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, आपका 0 से 1। ठीक है, y आपका बिलोंग करता है 0 से 1 में, 0 से 1 में। अभी तो हमने d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिया था, तो यहां पर इक्वल टू का भी साइन था, तो दोनों बाउंड्री पॉइंट को इंक्लूड करके लिख दिया। लेकिन पॉइंट क्या लिखवाया है, उसके बाद स्टेप्स लिखवाने के बाद आपको पॉइंट याद रखना है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आया है वो y माइनस 1 आया है। आपको यहां से पता चल गया कि सर टर्निंग पॉइंट जो है वो तो 1 है, और 1 ही आपका क्या है, बाउंड्री पॉइंट। अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का टर्निंग पॉइंट आपका बाउंड्री पॉइंट बन जाए तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाता, उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। और यहां से आपको उस प्रॉपर्टी से पता चला कि y की वैल्यू को आप 1 नहीं लोगे, इसका मतलब y बिलोंग्स टू 0 to 1। ऐसा नहीं है, इसमें बात छोड़ दूंगा, समझाता हूं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है y को 1 लेने में। जरा ले लो भाई, क्वेश्चन था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। y की वैल्यू अगर मैंने 1 ले ली तो 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपको देखना है x की आप क्या वैल्यू पुट करोगे y की वैल्यू 1 आ जाए। आप y की वैल्यू 1 नहीं ले रहे, इसका मतलब x की ऐसी कोई वैल्यू निकल नहीं रही होगी। देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दिया, 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। 1 इज इक्वल टू 0 तो होता नहीं है, ऐसा तो नहीं है क्रॉस मल्टीप्लाई गलत कर लिया या काट गलत लिया है। गलती क्या करी है कि y को 1 रख दिया है, इसका मतलब x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जब y 1 आ जाए। और आपको पता है y 1 आएगा कब, y 1 तब आएगा जब ये दोनों बराबर हो जाए। आपको पता है एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर की आप कोई भी वैल्यू पुट करो, ये उससे एक बड़ा है। कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स कभी ऐसा तो नहीं है कि बराबर हो जाते हैं, कभी बराबर नहीं होते दो कंसेक्यूटिव नंबर, तो y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। चेक भी करके दिखा दिया मैंने, ठीक है। लेकिन आपके लिए मैंने पॉइंट डायरेक्ट लिखवाया कि अगर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने बनाई है उसके अंदर जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का टर्निंग पॉइंट है, अगर वही बाउंड्री पॉइंट बन गया तो इंक्लूड नहीं होगा, तो इंक्लूड नहीं होगा। इतनी बात में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। इसको मैं दूसरी तरीके से भी दिखाऊंगा आपको, इसी सेम क्वेश्चन को, जो आपका मेथड 2, ठीक है, यही आप यूज करोगे, यूज दिस, ठीक है, अनटिल ये फेल करे। और फेल ये मुश्किल से करेगा। फेल करने का मतलब क्या है, फेल तो आखिर कभी करते ही नहीं है। अनटिल नेसेसरी, जब तक वो नेसेसरी ना पड़ जाए या तो उससे ज्यादा जल्दी हो रहा हो, ठीक है। ये मेथड 2 क्या है, ये आपका रेंज के लिए, रेंज के लिए, ठीक है। ये जिसे जानते हैं से लेकर जिसे जानना है, ठीक है, नोन रेंज, ठीक है, टू बी इवेल्युएटेड रेंज। कैसे पढ़ेंगे, जिसे जानते हैं, जानते जिसे मतलब कि पूरे फंक्शन में आप ये ढूंढोगे कि आप किसकी रेंज जानते हो, नोन रेंज किस फंक्शन की है। पूरा फंक्शन जो होता है ना, कुछ वेरिएबल से मिला, उसमें नोन रेंज किसकी है, उससे आप करोगे जिसे जानते हैं से लेकर जिसे जानना है। जानना किसे था वो बना के लाओगे, वो बना के लाओगे। तो इसके अंदर पहला पॉइंट, ठीक है, कन्वर्ट द फंक्शन सच दैट there is only one term of variable, one term of variable, ठीक है। फंक्शन को ऐसे बनाना है कि वेरिएबल का सिर्फ एक टर्म बचे, ठीक है, बाय एडजस्टमेंट, मेनली बाय एडजस्टमेंट होता है काम, कभी कभी रैशनलाइज भी कर सकते हो एडजस्टमेंट से, कि वेरिएबल का सिर्फ एक ही टर्म बचे। वो जो वेरिएबल का टर्म होगा उसकी हमें रेंज पता होगी और वहां से चले जाएंगे हम। अच्छा, जिसे जानते हैं से जिसे जानना है, यही मंत्र आपको याद रखना है। जिसे जानते हैं, जानते किसे देंगे, यही नोन रेंज किसकी होगी,
तो आप क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैंने बोला मेनली बाय एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में क्या होता था, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की तरह बनाओ। एडजस्टमेंट कौन सा, इंटीग्रेशन वाला, हाँ वही वही। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की तरह बनाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, दोनों में डिवाइड लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। ठीक है, ये कट गया आपके पास, यहां आपका 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका y आया, ये आपका y आया। आपके पास आपको दिख गया एक टर्म है वेरिएबल का, बस और कहीं वेरिएबल नहीं लगा। तो आप ये मेथड लगा सकते हो नोन रेंज से, जिसे जानते हैं से जिसे जानना है। जानते किसको, एक्स स्क्वायर को। एक्स स्क्वायर की रेंज पता है कि हमको, हाँ 0 से इनफाइनाइट होती है एक्स स्क्वायर की। अच्छा, x बिलोंग्स टू r है ना, कोई ऐसा तो नहीं है कि डोमेन छोटा हो गया, उसका नेचुरल रेंज एक्स स्क्वायर की 0 से इनफाइनाइट होती है, और यहां पर x बिलोंग्स टू r है इसका डोमेन पे। अच्छा, आपको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 चाहिए पहले तो, 1 से लेकर इनफाइनाइट 1 ऐड कर देंगे। फिर क्या चाहिए हमको, फिर रेसिप्रोकल चाहिए। अच्छा अच्छा, रेसिप्रोकल चाहिए, हाँ रेसिप्रोकल चाहिए। रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये 1 हो जाएगा। क्या किया, ये इनफाइनाइट का आपने रेसिप्रोकल लिया, 0 हो गया, इस तरफ लिख रहा हूं, नहीं तो इनइक्वालिटी का साइन पलटना पड़ता। और ये 1 था, उसको उधर लेगा, 1 का रेसिप्रोकल तो 1, ये इसका रेसिप्रोकल। फिर क्या करना है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बाहर माइनस लगाना है, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा फिर साइन पलटेगा, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 से लेकर आपका 0, 0 में माइनस मल्टीप्लाई करते। फिर ये क्या लग गया बाहर 1, ये मतलब कि इस माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 के अंदर 1 ऐड किया गया है। 1 ऐड कर दूं, 1 ऐड कर दूंगा, ये 0 बन जाएगा, ये 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या बन जाएगा 1। 1 ऐड कर दिया, 1 कर आ गया। आपको पता है वो जो आपने अब टर्म निकाल लिया 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, वही क्या था, y था। तो 0 से लेकर y आपका कहां तक चला गया, 1 के बीच में। तो रेंज ऑफ फंक्शन आपकी 0 से 1, और इसके अंदर कुछ चेक वेक नहीं करना, वो अपने आप निकालता आंसर ठीक, अगर आपने ठीक तरीके से एनालाइज किया है कि भाई इनफाइनाइट पे कहीं ऐसा ना किया हो कि इक्वल लगा दिया हो। तो 0 से 1 की रेंज आ गई। देखना ना, जिसे जानते हैं, जिसे जानना है, ये ज्यादा इजी है, आप इसी को कॉमनली यूज करोगे, इसी को कॉमनली यूज। ठीक है, वो जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला है वो तो सिर्फ रैशनल फंक्शन में लगेगा, ये बहुत जगह लगता है। जिसे जानते हैं, जिसे जानना है करते हुए हम छोटा फंक्शन पकड़ते हैं, इसकी रेंज हमको पता है कि एक साइन एक्स पड़ा है बहुत बड़े फंक्शन में, एक्स का एक ही टर्म है वेरिएबल का, सिर्फ साइन एक्स, उससे बना दिया सब कुछ। बाकी तो सब कांस्टेंट वगैरह लगे हुए होंगे, रेसिप्रोकल फंक्शन लगा है, लेकिन वेरिएबल सिर्फ एक जगह है। दो जगह आएगा तो नहीं कर पाएंगे वेरिएबल, नहीं बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। कहां गया भाई, अगला क्वेश्चन देखो, इसी तरीके का, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, वही जिसे जानते हैं, जिसे जानना है करते हैं, से पहले हम एडजस्टमेंट करेंगे। y इज इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 और यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही लिखा हुआ, पर ये दोनों कट गए आपस में। आपको पता है कितना आया, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, किसकी रेंज जानते हो आप, एक्स स्क्वायर की जानते हो, मैं तो कह रहा हूं आप एक्स स्क्वायर प्लस 2 की जानते हो डायरेक्टली। एक्स स्क्वायर 0 से इनफाइनाइट, एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 से इनफाइनाइट। रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, आपका ये इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 0 और 2 का 1/2। फिर मैं आपको बता दूं, क्योंकि पॉजिटिव, ये अपना पॉजिटिव से पॉजिटिव दोनों साइड पॉजिटिव थे, तो रेसिप्रोकल ले लिया हमने। अगर पॉजिटिव नहीं होता ना, एक तरफ नेगेटिव होता, एक तरफ पॉजिटिव होता, तो नहीं ले पाते, तो 0 पे ब्रेक करते। बातें वो सब हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 1/2 आपका माइनस साइन में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, और यहां पर 0, और फिर 1 ऐड करेंगे तो ये आएगा आपके पास 1/2 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, 1 माइनस, और लेस देन 1। इसका मतलब जो y की वैल्यू आ गई वो 1/2 से 1 आ गई सिंपली। y बिलोंग्स टू 1/2 टू 1। और आपको पता है कि जो 1 पे है वो ओपन इंटरवल आ गया, इसका मतलब वो, अगर आप इसे क्वाड्रेटिक बना के करते तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का टर्निंग पॉइंट होता और वही बाउंड्री पॉइंट आता, तो हट गया है। देख लो सिंपली, जिसे जानते हैं, जानते किसे थे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 2 बना लिया, उससे रेसिप्रोकल कर लिया। जानते इसे जानने के बाद करोगे, इसकी रेंज लिखोगे और फिर ये फंक्शन बना के लाओगे कि ये नीचे आ रहा है मतलब रेसिप्रोकल लेना, फिर बाहर माइनस मल्टीप्लाई, फिर 1 ऐड, ऐसे करके वो कितना ही बड़ा फंक्शन हो सकता है। आपको ढूंढना ये, कोई ऐसी चीज लिखी जिसे आप जानते हो कि नहीं जानते। ठीक है, इसी में मैं एक और दिखाऊं आपको।
रेंज ऑफ y इज इक्वल टू, और मैं आपको बता रहा हूं रेंज के बहुत मेथड हैं, यही सिर्फ मेथड नहीं है, लेकिन ये सबसे कॉमन है जिसे जानते हैं, जानना है बनाना आपके लिए, ठीक है। और वो बनाने के लिए आपको एक वेरिएबल का टर्म चाहिए या एक ऐसा टर्म चाहिए जिसकी आपको रेंज पता हो। इसके अंदर देखना क्या होगा, y इज इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर, पहले तो मैंने एडजस्ट कर लिया, इसके नीचे भी आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसके नीचे भी आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, एक कट गया, 1 प्लस 1 अपॉन ये आया। अच्छा, आप कहोगे सर यहाँ तो एक वेरिएबल का टर्म कह रहा है, एक एक्स स्क्वायर का रह गया, एक एक्स का रह गया, लेकिन वो तो बात ठीक है कि एक्स स्क्वायर की रेंज 0 से इनफाइनाइट, इसकी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। अब कैसे करोगे, अब मैं कैसे करूंगा बता रहा हूं। अब मुझे लेकिन ये पता है कि वेरिएबल के तो भले ही दो टर्म है, लेकिन ये अपने आप में वो क्वाड्रेटिक है जिसकी रेंज हमको पता है। अरे अगर नहीं भी पता तो आप निकाल लोगे ना इस क्वाड्रेटिक की तो रेंज -d/4a से लेकर इनफाइनाइट। इसका मतलब हम इसकी रेंज पूरी जानते हैं, इसकी पूरी रेंज जानते हैं, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन आपका 3/4 से लेकर इनफाइनाइट होता है। ये कैसे पता चला, रेंज निकाल ली मैंने -d/4a से इनफाइनाइट करके। पॉजिटिव वैल्यू है दोनों तरफ, रेसिप्रोकल लेना, मैं रेसिप्रोकल भी ले सकता हूं, मैंने रेसिप्रोकल ले लिया, इसका इधर 0 बन गया, इधर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और इधर रेसिप्रोकल हुआ 4/3। फिर क्या करना है आपको, 1 ऐड करना है, 1 ऐड करेंगे, ये आएगा 1, ये बन जाएगा y पूरा, और ये बन जाएगा 7/3। y की वैल्यू 1 से लेकर 7/3 तक जा रही है, रेंज कितनी हो गई फंक्शन की, 1 to 7/3। देख लेना आराम से, ऐसे कर दिया। हाँ, जिसे जानते हैं आपने साथ एक वेरिएबल, हाँ एक वेरिएबल की जब की बार एक फंक्शन आ गया उसकी रेंज पता है, एक वेरिएबल टर्म से, जैसे मान लो sin x आ गया तो sin x अपने आप में पूरा फंक्शन आ गया ना, या sin x प्लस cos x आ गया, तो आए तो दो वेरिएबल के टर्म, लेकिन उनकी रेंज पता है आपको। sin x प्लस cos x की रेंज पता है क्या हमको, अब -√2 से √2, -√a² प्लस b² से √a² प्लस b²। ये कहां पढ़ाई है आपने, बट 11th में ट्रिग्नोमेट्री में, और कहां पढ़ाई है। ये हो गया क्वेश्चन। अच्छा ये तो IIT का क्वेश्चन था 2003 में, एडवांस IIT मतलब एडवांस ही हुआ, मेंस थोड़ी IIT होता है, IIT का क्वेश्चन। कहाँ गया, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जी मैं रेंज ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, डोमेन अगर देखोगे तो नीचे वाले का आपका d लेस देन 0 और a ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, तो दिस क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू डालोगे 0 नहीं होगी। ऐसा हो रहा है कि हाँ देख लो, d निकालो ना इसका, 4 - 12 नेगेटिव आ गया, a पॉजिटिव है। ठीक है, तो आप कहोगे इसके अंदर ही वही कर देंगे जिसे जानते हैं, लेकिन हाँ उसके लिए पहले एक क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी। एक क्वाड्रेटिक बनाने के लिए एडजस्टमेंट शुरू किया आपने एडजस्टमेंट शुरू किया, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x लिखा, प्लस में 3 लिखा, प्लस में यहाँ पर निकल कर आया 12x प्लस 7 प्लस 6 सॉरी प्लस 6, और इधर भी नीचे लगाया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और इधर भी नीचे लगाया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये y के बराबर है, ये कट गए आपस में। आपने y इज इक्वल टू 1 प्लस 6 टाइम्स 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लिख दिया। ये इसकी रेंज। तो अब आप सोचो, अगर आप अब एक फंक्शन ये पढ़ा, एक फंक्शन ये पढ़ा, इसकी रेंज जो है, अब आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते इसकी रेंज कितनी है। तो आपने क्या किया, आपने इसको अलग से एक फंक्शन माना, कि मान लिया कि ये z है, मतलब y की वैल्यू आपके पास 1 प्लस 6z है, और z की आप अलग से रेंज निकाल के लाओ, z की अलग से रेंज निकाल के लाओ, उससे काम हो जाएगा। z की रेंज कैसे निकालेंगे, तो z आपका किसके बराबर आया, 2x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक्स स्क्वायर के साथ z प्लस में 2xz प्लस में 3z माइनस में 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ z लगा हुआ है, प्लस में 2x के साथ z माइनस 1 लगा हुआ है, प्लस में 3z माइनस 1 लगा हुआ है इज इक्वल टू 0। ठीक है,
आपको पता है वही x बिलोंग्स टू x, सारे रियल नंबर x बिलोंग्स टू r है, तो अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट आएंगे वो x की वैल्यू होगी, वो भी रियल नंबर है। रियल रूट्स का क्या मतलब हुआ कि d आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब हुआ 4 टाइम्स z माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस में 4 टाइम्स z इंटू 3z माइनस 1, ये होगा ना, इज इक्वल टू 0, अरे शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां से किसकी वैल्यू निकल आएगी, z की वैल्यू। z की वैल्यू उठा के पुट कर देंगे, कर लेते हैं। चलो 4 तो हटा दिया मैंने, कॉमन निकाल के नीचे मल्टीप्लाई, ये निकल कर आया z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1 माइनस 3z स्क्वायर प्लस में z शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 3z स्क्वायर, ये माइनस 2z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया अगर मैंने तो 2z स्क्वायर प्लस z माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, कितना आएगा 2z माइनस 1 और z प्लस 1, 2z स्क्वायर माइनस z प्लस 2z, हाँ ठीक है। यहां से वैल्यू क्या क्या निकली, माइनस 1 और 1/2, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, आपकी ये वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो z आपका बिलोंग्स टू -1 to 1/2, ठीक है। उसके अंदर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 0 है, वो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसका टर्निंग पॉइंट 0 है, वो बाउंड्री पॉइंट में तो आ नहीं रहा, तो z की वैल्यू -1 से 1/2 आ गई। y आपका बराबर था 1 + 6z के, z को आप जानते हो कहां से कहां, -1 से 1/2, 6 मल्टीप्लाई करूंगा -6 से आपका 6z जो है वो 3 तक, 1 ऐड करूंगा तो -5 से आपका 1 + 6z जो है वो 4 तक, कोई परेशानी नहीं। y की वैल्यू, यही y की वैल्यू थी, इसका मतलब रेंज ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू -5 to 4। तो अब की बार क्या हुआ था, जब आपने एडजस्टमेंट किया ना तो एक फंक्शन नहीं रहा, एक बहुत बड़ा फंक्शन आ गया, तो उसकी रेंज निकालने का तरीका हमको आता है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। अच्छा, जब आप यहां पर फंसे हो ना, ये क्वेश्चन बिना मत लेंदी होता है कि जब आप यहां फंस गए इसका मतलब आपको वही लगाना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही आप यहां फंसो आप यहीं पे कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, एक बार में पूरा आंसर निकलेगा, यहीं कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, एक बार में आंसर निकलता है उससे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा आप एडजस्टमेंट करोगे तो ऊपर से सब गायब भी हो जाएगा और इसकी रेंज आप लिख लोगे -d/4 से लेकर इनफाइनाइट, नहीं, ऐसा नहीं होगा हर बार, कभी कभी बच जाएगा तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा। इतनी बातें मुझे लगता है अभी तक तो कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, इसके अंदर ये क्वेश्चन हो गया आपका, इसके अंदर अरे अगला क्वेश्चन दे, ठीक है। ये आपका वही लीनियर अपॉन लीनियर है, लेकिन इसके अंदर देखना रेंज ऑफ y इज इक्वल टू x + 2 अपॉन x - 1, ठीक है। जब आपका x बिलोंग कर रहा है -3 से 1 तक, x कहां बिलोंग कर रहा है, -3 से 1 तक, -3 से 1 तक, ठीक है। x पे इन्होंने x की वैल्यू दे दी, अब जिसे जानते हैं मैं, जिसे जानना है मैं, क्या करना है आपको, जिसे जानते हैं जिसे जानना है मैं, कि x को आप जानते हो कहां से कहां है, -3 से 1, तो बोले सर वो तो पिछले सारे क्वेश्चन में जानते थे डोमेन, तो वो तो इनफाइनाइट पे जा रहा था ना डोमेन, उसमें कुछ कर नहीं सकते थे ज्यादा, अगर इनफाइनाइट पे जा रहा हो, लेकिन वहां पर आप जानते हो x -3 से 1 फाइनाइट वैल्यूज में जा रहा है, आपके लिए ईजी है। अगर x बिलोंग्स टू r है तो दोनों तरफ इनफाइनाइट लगा हुआ है, आप उसके अंदर कुछ नहीं कर सकते, कोई चीज मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड कर दो, वो हिलेंगे ही नहीं इनफाइनाइट अपनी जगह से, ठीक है। हाँ, जो 0 से इनफाइनाइट वाला होता है या 1/2 से इनफाइनाइट ऐसे करके होता है, उनमें आप चेंज कर सकते हो, एक तरफ अगर इनफाइनाइट और एक तरफ रैशन, एक तरफ आपका फाइनाइट नंबर। अब यहाँ पे x के बारे में आपको पता है, लेकिन आप बोलोगे कि सर एक तो ये पढ़ा है x और एक ये पढ़ा है, दो पढ़े हुए हैं। अगर हमें जिसे जानते हैं, जिसे जानना है लगाना है आपको, कि आप जिसको जानते हो x को जानते हो, तो आपको वेरिएबल एक करना है, और अगर आपको वेरिएबल एक करना है तो बहुत आसान है, x - 1 प्लस में 3, यहाँ पे लगा हुआ x - 1, यहाँ पे लगा हुआ x - 1, ठीक है। ये कट गया, y की वैल्यू आपके पास 1 + 3 अपॉन x - 1 निकल कर आई, इतनी बात में देखो तकलीफ नहीं होनी चाहिए, y की वैल्यू 3 अपॉन x - 1, x + 2 अपॉन x - 1 था ना, ठीक है, 1 + 3 अपॉन x - 1। अब आपको x के बारे में पता है, x आपका -3 से लेकर 1 तक है, x - 1 आपका -4 से लेकर कहां तक, x - 1 0 तक चला जाएगा, ठीक है।
अब मुझे इसका रेसिप्रोकल लेना है। अगर मुझे उसका रेसिप्रोकल लेना है तो देखो x माइनस वन जो है वो 0 से छोटा है। अगर वो 0 से छोटा है तो अगर ये टर्म 0 से छोटा है इसका मतलब ये 0 के पास पहुंच रही होगी। 0 से जस्ट छोटी वैल्यू ले रहा होगा ये। 0 से जस्ट छोटी वैल्यू मतलब नेगेटिव वैल्यू। तो जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो उधर इनफाइनाइट ना बनने की जगह माइनस इनफाइनाइट बनेगा, माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि ये आपकी नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू। और ये नेगेटिव वैल्यू आपने रेसिप्रोकल लिया, इधर बना माइनस इनफाइनाइट, इधर 1 अपॉन एक्स माइनस वन, इधर आपका माइनस 1/4। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट निकल कर आएगा रेसिप्रोकल लेने पर। देख लो आराम से, कोई परेशानी नहीं इसका। अच्छा, माइनस इनफाइनाइट निकला, क्यों? क्योंकि 0 जो था वो x माइनस वन 0 से छोटा तो था, लेकिन उस 0 को अप्रोच कर रहा था नेगेटिव साइड से, मतलब 0 होने से पहले नेगेटिव था। तो वो वाला 0 क्या बनता है? माइनस इनफाइनाइट। जो 0 होने से पहले आप नेगेटिव होते हो वहां पे रेसिप्रोकल माइनस इनफाइनाइट बनाता है। ठीक है, अच्छा अब आपके पास क्या चाहिए? आपको चाहिए वो 1 अपॉन एक्स माइनस वन आ गया, आपको 3 अपॉन एक्स माइनस वन चाहिए। तो 3 अपॉन एक्स माइनस वन किया आपने, यहां पर कितना आया आपके पास? माइनस इनफाइनाइट, चलेगा 3 अपॉन एक्स माइनस वन माइनस 3/4। फिर आपने 1 ऐड किया, माइनस इनफाइनाइट 1 प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, और यहां पर कितना आएगा? 1/4। और यही आपका y था, y आपका माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1/4 के बीच में। इसका मतलब कोई रेंज पूछ ले अगर, तो रेंज ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 1/4, माइनस इनफाइनाइट टू 1/4। इतनी बात में देखो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रेसिप्रोकल ले लिया, 0 के साथ आप रेसिप्रोकल ले सकते हो, लेकिन अगर एक साइड नेगेटिव और एक साइड पॉजिटिव होता तब नहीं ले पाते। 0 के साथ मतलब कैसे कि ये नेगेटिव है और आपका ये टर्म जो है 0 से छोटा ही चल रहा है, 0 से छोटा चल रहा है, इसका मतलब ये भी नेगेटिव है। वो 0 आपको 0 की लेफ्ट हैंड साइड दिखा रहा है, नेगेटिव वाली साइड, लेस देन 0 कोई नंबर है ना, तो माइनस इनफाइनाइट। अगर वही 1 लिखा होता तब आप नहीं कर सकते थे कि एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव है, तब नहीं कर सकते। ठीक है, तब के लिए क्या करें आओ देख, मैं दिखाऊंगा आपको। रेंज ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, रेंज आपको डोमेन पहले पता है फंक्शन का। ये कहां से आ गया डोमेन? आपको पता है ये ब्रेक होगा x+1 और x+2 में, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, x की वैल्यू -1 और -2 नहीं होनी चाहिए, सिंपल बात। ठीक है, जरा करके देखते हैं इसको। क्या आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 पड़ा हुआ है? अच्छा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 पड़ा हुआ है, दोनों सेम जैसे टर्म लग रहे हैं। थोड़ा सा चेंज किया जाए अगर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और माइनस में 4, और इसके नीचे भी आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये तो कट गया आपके पास, आपकी y की वैल्यू निकल कर आई 1 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, 1 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अच्छा, आप एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 की वैल्यू जानते हो, जैसे आपके पास ये क्वाड्रेटिक लिखी हुई है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, किसी भी क्वाड्रेटिक की रेंज -d/4a से इनफाइनाइट। d की वैल्यू कितनी आई है आपके पास? 9 माइनस 8 मतलब कि 1, और a कितना है आपके पास? 1 है, तो रेंज हो जाएगी -1/4 से इनफाइनाइट। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आपका बिलोंग करता है -1/4 से लेकर इनफाइनाइट तक, क्लोज ओपन। ठीक है, इतनी बात ठीक है। अच्छा, इसके साथ मैं पॉइंट दिखा दूं आपको, वो होता चाहे नहीं होता, आपको करना पड़ता है इनइक्वालिटी में, कि आपको ये वाली बात पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आपका डिनोमिनेटर में है। अगर वो डिनोमिनेटर में है तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 जीरो नहीं हो सकता, इसमें से एक वैल्यू हटती है 0। क्यों हटा दी? क्योंकि ये डिनोमिनेटर का टर्म है। कहां है डिनोमिनेटर में? ये क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में है, तो उसके लिए तो डोमेन निकाल लिया ना सर आपने। एक्स की वैल्यू -1 नहीं हो सकती और -2, तो देखो एक्स की वैल्यू -1 अगर नहीं हो सकती तो -1 पुट करोगे तब ये 0 बन रहा है। अगर एक्स की वैल्यू -1 नहीं हो सकती तो इसका मतलब ये 0 नहीं हो सकता। अच्छा, अगर एक्स की वैल्यू आप -2 पुट करते तब ये 0 निकलता, अगर एक्स की वैल्यू -2 नहीं पुट कर सकते तो ये 0 नहीं हो सकता, तो 0 हट जाएगा। ठीक है, अभी मैं अगर 0 आप नहीं भी हटा दे तो इनइक्वालिटी सॉल्व करने में आपको मैं दिखाता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 कहां से कहां लाई कर रहा है? -1/4 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में, -1/4 से इनफाइनाइट के बीच में।
आपको उसका रेसिप्रोकल लेना है। अगर आप रेसिप्रोकल लेने जा रहे हो और एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव है तो वैसे भी जीरो पे ब्रेक करते। जीरो पे क्यों ब्रेक करते हैं? रेसिप्रोकल लेकर डायरेक्ट आंसर नहीं आता कि आपने रेसिप्रोकल ले दिया सर, ठीक है, यहां से -4, नहीं, ऐसे नहीं होता। -1/4, अरे -1/4 से लेकर आपका x² + 3x + 2 0 से छोटा, और यहां पर आपका 0 से लेकर आपका x² + 3x + 2 इनफाइनाइट का। इतनी बात में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल चाहिए आपको, इसके रेसिप्रोकल में नेगेटिव नंबर, और अभी ये 0 से छोटा है तो ये जब रेसिप्रोकल लूंगा 0 का तो -इनफाइनाइट पे जाएगा, -इनफाइनाइट, ठीक है, 1 आपका x² + 3x + 2, और रेसिप्रोकल ले लेंगे आपके पास तो -4, ठीक है। उधर रेसिप्रोकल लेंगे पॉजिटिव नंबर x² + 3x + 2, ये 0 और ये इनफाइनाइट। आपने कहा सर इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं किया, यही आया रेसिप्रोकल होके, इनफाइनाइट आया 0 और 0 हुआ इनफाइनाइट। क्वेश्चन क्या था? 4 था, बल्कि -4 था। -4 मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। -4 मल्टीप्लाई किया, अब -4 मल्टीप्लाई करूंगा इस पे तो ये प्लस होना है, वो -4 आपका देखो ये बन गया आपके पास 8, साइन चेंज हो गया, ठीक है। -4 x, अरे 8 नहीं 16, सॉरी, ठीक, x² + 3x + 2, ये बन गया इनफाइनाइट। -4 अब -इनफाइनाइट में मल्टीप्लाई करोगे प्लस का इनफाइनाइट। आप पहले 4 कर लो फिर माइनस मल्टीप्लाई कर लो। -4 जब आप यहां मल्टीप्लाई करोगे -4 को तो -इनफाइनाइट -4 x² + 3x + 2 से लेकर 0, माइनस मल्टीप्लाई हुआ ना, 0 इधर चला गया और इनफाइनाइट इधर आ गया। -4 से मल्टीप्लाई कर, -4 से क्यों मल्टीप्लाई किया ये भी आपको पता है। उसके बाद क्या है, 1 ऐड करना है। 1 ऐड करूंगा जब मैं इधर 1 ऐड करूंगा तो 17 से लेकर आपके पास 1 -4 x² + 3x + 2 से लेकर इनफाइनाइट। 1 यहाँ ऐड करूंगा 1 -4 x² + 3x + 2 से लेकर 1 तक। इसका मतलब जो y, यही तो था आपका y, जो y की वैल्यू आई, रेंज ऑफ फंक्शन y -इनफाइनाइट से लेकर 1, और यूनियन में आपका 17 से लेकर इनफाइनाइट, 17 से इनफाइनाइट, -इनफाइनाइट से 1 और 17 पे क्लोज इंटरवल है। आंसर देख लो इसका, यही था, -इनफाइनाइट यूनिट 17 से इनफाइनाइट। काम की बात क्या थी कि अगर कभी भी आपके पास इनइक्वालिटी ऐसी आ गई और अभी आप इसका रेसिप्रोकल लेने जा रहे हो तो रेसिप्रोकल आप तब तक नहीं लोगे जब तक आप 0 पे ब्रेक नहीं करोगे। यहाँ तो ठीक है, डोमेन के पार्ट इसकी रेंज में नहीं था 0, तो 0 इसकी वैल्यू हो ही नहीं सकती, तो वैसे ही ब्रेक होता, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी है तो भी आप ब्रेक करोगे, क्योंकि इस टर्म को आप अगले स्टेप में कहां ले जा रहे हो, डिनोमिनेटर में ले जा रहे हो। डिनोमिनेटर में ले जा रहे हो तो 0 के बराबर हो नहीं सकता। दूसरी बात, अगर आप रेसिप्रोकल ले रहे हो तो एक साइड नेगेटिव और एक साइड पॉजिटिव होती है, तो डायरेक्ट रेसिप्रोकल नहीं ले पाते, दोनों साइड को नेगेटिव करना होता है। आपको लगेगा सर इसको नेगेटिव नहीं किया, लेकिन इसकी वैल्यू मैंने 0 छोटी रखी है, तो ये बनेगा इनफाइनाइट, लेकिन कौन सा वाला, -इनफाइनाइट। कि जब आप 0 को नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हो किसी वैल्यू पे, नेगेटिव साइड से, ये रहा 0 नेगेटिव साइड से, तो आपको पता है जब उसका रेसिप्रोकल लोगे तो -इनफाइनाइट पे जाएगा, -इनफाइनाइट। ठीक है, आपको रेंज निकालनी थी, रेंज निकाल के हम ले आए, ठीक है। इसमें मैं बेसिक बताना चाह रहा था कुछ, कहाँ गया वो बेसिक अपना, आओ ऐसे ही देखते हैं बेसिक, कुछ बेसिक बातें आपके लिए। जैसे अगर आपका x जो है वो 1 से 3 के बीच में है तो आपका x² कहाँ से कहाँ लाई करेगा, ठीक है। तो मैं आपको समझाऊँ, आपने y = x² का ग्राफ बनाया, x की वैल्यू 1 से लेकर आप कहाँ तक ले गए, 3 तक। 1 पे आपका फंक्शन कैसा निकलेगा ये मैं बता रहा हूँ कि x² आपका y है, y = x² का ग्राफ है, ठीक है। देखना x की वैल्यू आपकी 1 से 3 गई, उसके कोरस्पॉन्डिंग y की एक वैल्यू 1 निकलेगी, y की एक वैल्यू 9 निकलेगी, इतना पार्ट आएगा ग्राफ का, इतना पार्ट। इतने पार्ट में वो x² की वैल्यू पूछ रहे हैं, मतलब आपसे रेंज पूछ रहे हैं, जब x इतना है तो रेंज बताओ। तो नीचे से नीचे की वैल्यू 1 हो गई और ऊपर से ऊपर की 9। आपको लगा सर नीचे से नीचे की 0 हो गई, अरे वहां तक कहां जा रहा है फंक्शन, 1 से तो स्टार्ट है 3 तक, तो 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। तो आप बोलोगे x² आपका कहां से कहां गया, 1 से लेकर 9 तक, डायरेक्टली 1 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया।
उसी में अगर x की वैल्यू आपके पास -3 से लेकर -1 में है, ठीक है, x की वैल्यू, तो मैं आपको समझाऊं कि x अगर -3 से -1 में, इसी में समझना, तो देखना यहां पर आएगा -3 और यहां पर आएगा -1। अब आपको लगे कि सर हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं अगर, तो इधर की स्क्वायरिंग तो 9 निकल रही है, उधर की 1 निकल रही है, तो 9 से 1 हो गया क्या? नहीं, ठीक है, नीचे से नीचे की वैल्यू आज भी 1 निकली और ऊपर से ऊपर की 9 निकली, इतना पार्ट ग्राफ का, इतना पार्ट। तो आपका एक्स स्क्वायर कहां से कहां बिलोंग करेगा? 1 से लेकर 9। तो अभी इस केस में क्या हुआ था? इस केस में आपका 1 डायरेक्ट स्क्वायर, 9 डायरेक्ट स्क्वायर। इस केस में क्या हुआ? इसके अंदर देखो वैल्यू पलट गई वैल्यू। 3 पहले था, -3 उसका स्क्वायर बाद में आया, -1 बाद में था, उसका स्क्वायर पहले आया है, उसका स्क्वायर पहले आया। ठीक है, आप कर क्या रहे हो? आप स्क्वायर फंक्शन पे देख रहे हो, मैं आपको समझाता हूं हो क्या रहा है। इतने पार्ट की बात हो रही है, इतने पार्ट में जो आपका एक्स स्क्वायर का फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? लेफ्ट टू राइट जाते में क्या हो रहा है? अब आप कंफ्यूज हो गए। वन से थ्री कि 1 से 3 जब आप जा रहे हो तो आपका जो एक्स स्क्वायर है, जो आप अगला फंक्शन लगाने जा रहे हो, कौन सा? स्क्वायर वाला फंक्शन, स्क्वायर करने जा रहे हो ना फंक्शन, वो इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। 1 से लेकर आपका एक्स स्क्वायर कहां तक? 9 तक। लेकिन जब -3 से -1 में, -3 से -1 में आप स्क्वायरिंग करने जा रहे हो, तो इतने पार्ट में स्क्वायर वाला फंक्शन लेफ्ट टू राइट आते में नीचे आ रहा है, उतने पार्ट के लिए डिक्रीजिंग है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए बदल गया है वो, इसलिए बदल गया। इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, वैसे सर एक्स स्क्वायर इंक्रीजिंग होता है कि डिक्रीजिंग? इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। लेकिन जितने जितने पार्ट के लिए आप देख रहे थे उसके लिए वो इंक्रीजिंग था, इस पार्ट के लिए, इसके लिए कंप्लीटली डिक्रीजिंग था। मैं आगे आता हूं। एक्स अगर आपका -1 से लेकर 3 तक जा रहा है तो आपका एक्स स्क्वायर, अब अगर आपने ये कर दिया कि 1 से लेकर 9 जा रहा है, ये एकदम गलत हो जाएगा। आप ग्राफ पे देखो, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन की ये सबसे बड़ी तकलीफ होती है। एक्स की वैल्यू जब -1 से 3 जा रही है भाई, -1 से 3, यहां पर 9, यहां पर 1, तो फंक्शन देखना, एक्स की वैल्यू जब -1 से 3 तक जा रही है तो -1 से 3 जाते में एक्स की वैल्यू कहीं पे 0 भी होगी। तो ग्राफ जो बनेगा ना आपका माइनस, आप एक्स स्क्वायर बनाना चाह रहे हो ना, जब एक्स की वैल्यू -1 से 3 रहती है तो एक्स स्क्वायर ऐसा दिखता है। जब आपको एक्स स्क्वायर ऐसा दिख गया तो नीचे से नीचे की वैल्यू कितनी आई फंक्शन की? 0, और ऊपर से ऊपर की कितनी आई? 9 आई। इसका मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां जाएगी? 0 से 9, 0 से 9, 0 से 9, हाँ। एक्स स्क्वायर के नीचे चला गया वो, फिर ऊपर गया, तो आपको पता है ये वैल्यू का कोई मतलब नहीं रह गया, दोबारा भी मिल रही है। सबसे नीचे की वैल्यू फंक्शन की कौन सी मिली आपको? 0। सबसे ऊपर की कौन सी मिली? 9। यही देखना होता है, नीचे से ऊपर। इसी बेसिक में अगर आपका x जो है वो -3 से लेकर 2 तक है, ठीक है, -3 से 2 तक, देखना भाई, -3 2 कॉरस्पॉन्डिंग मिलेगी 9, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 4। अगर आपको लगे कि कोई पूछे एक्स स्क्वायर कितना होगा और आप बोलो एक्स स्क्वायर मतलब 4 से लेकर 9 होगा, कि वैल्यू पलट जाएगी भाई, छोटी वाली 4 है और बड़ी वाली 9 है, बिल्कुल गलत है। 4 से 9 बिल्कुल नहीं होगा। जब आपने x की वैल्यू -3 से 2 ली तो एक्स स्क्वायर कितना ग्राफ निकलेगा? इतना ग्राफ निकलेगा। और इतने ग्राफ में नीचे से नीचे की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर आपका बिलोंग करेगा 0 को, और ऊपर से ऊपर की वैल्यू कितनी है आपकी? 9 है। ऊपर से ऊपर की वैल्यू कितनी? 9 है। ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नीचे से नीचे की वैल्यू 0 और ऊपर से ऊपर की 9, ये रेंज निकलती है ऐसे करके। तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? देखो यहां पे प्रॉब्लम नहीं आई और यहां पे प्रॉब्लम आ रही है, इस पे भी आते जाएंगे कि यहां पे तो सर 1 2 3 तक डायरेक्ट स्क्वायरिंग करी, तो मैंने आपको दिखाया कि जब x की वैल्यू 1 से 3 है, उस पार्ट के लिए कौन सा फंक्शन आपका? स्क्वायर वाला फंक्शन, एक्स स्क्वायर, उस पार्ट के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है, डायरेक्टली अप्लाई हो गया, 1 का 1, 3 का 9। इस पार्ट के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग था, उसने साइन पलट दिया। अब जो पार्ट आप लगाने जा रहे हो तो इंक्रीजिंग के लिए तो डायरेक्ट ही होता है, आपको पता है कुछ फंक्शन अप्लाई करना है। अगर आप ऐसे में लगाना चाह रहे हो जहां थोड़े पार्ट के लिए डिक्रीजिंग और फिर बाद में इंक्रीजिंग हो गया, तो उसमें डायरेक्टली नहीं लगता, उसके लिए फिर आपको ग्राफ बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक है जो आगे आएगा, अभी अभी आएंगे इस सब पे क्वेश्चंस।
क्वेश्चन, उसके बाद आपका अगला टॉपिक आपका रेंज ऑफ, बेसिक की बात हो गई, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहला आपका y इज इक्वल टू साइन एक्स, डोमेन की बात नहीं कर रहा, डोमेन तो आ रहा है, आपको पता है रेंज ऑफ फंक्शन साइन एक्स जो है, साइन एक्स की फंक्शन की वैल्यू होती है -1 से 1 में लाई करेगा, ठीक है। अब आप x की जगह, ये x की सारी वैल्यू ले सकता है, आपने साइन के अंदर यहाँ पर log x डाल दिया, ठीक है। आपको पता है साइन के अंदर कौन सी वैल्यू हो गई, साइन के अंदर कौन सी वैल्यू हो गई, log x क्या, log x, साइन कितना आंसर निकालेगा -1 से 1, ठीक है। इसमें इंट्रिकेसीज हैं, अभी बहुत बहुत बारीक बारीक बातें हैं इसके अंदर। साइन के अंदर आपके पास 2x+3 गया, ठीक है, कुछ भी चला गया साइन के अंदर, -1 से 1 आंसर निकालेगा। साइन के अंदर आपके पास कोई gx चला गया, साइन की वैल्यू हमेशा किसके बीच में रहेगी, -1 से 1 के बीच में, इसके बाहर तो जा नहीं सकती। मतलब साइन के अंदर मैं कुछ भी पुट कर दूं, हाँ लो साइन के अंदर e⁻x पुट कर दिया, आपकी वैल्यू कहां से कहां जाएगी, -1 से 1। साइन आंसर -1, ये थोड़ी कि साइन के अंदर अगर 5000 पुट हो गया तो साइन 1 से बड़ा हो जाएगा, साइन की वैल्यू तो -1 से 1 में रहेगी, ये उसकी रेंज है, रहेगी -1 से 1 के बीच में। अच्छा, पक्का रहेगी कि नहीं, मतलब कि -1 से 1, ये भी तो हो सकता है कि छोटे में रहे, कि -1 से 1 में रह के 0 से 1/2 में रह जाए। बात क्या हो रही है कि साइन के अंदर आपका कुछ भी चला गया, आपके साइन की रेंज कितनी आएगी, -1 से 1, -1 से 1, ठीक है। इट इज श्योरली -1 to 1 if the function inside is unbounded, that is range of inside function goes to इनफाइनाइट या फिर -इनफाइनाइट, इनफाइनाइट और -इनफाइनाइट। अभी आपने ये नहीं पढ़ा है कि अनबाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन क्या होते हैं, वो एक अलग टाइप ऑफ फंक्शन है जो रेंज 12th वाला पार्ट जब शुरू करते हैं तो पहली चीज यही पढ़ाते हैं, बाउंडेड अनबाउंडेड। कुछ नहीं है, आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए। अनबाउंडेड का मतलब ये हुआ जो बाउंडेड नहीं, इसके बाउंड नहीं है, इसके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, ठीक है। मतलब कि वो चलता चला जा रहा है फंक्शन ऊपर या नीचे, या तो ऊपर चलता चला जा रहा है या नीचे। अगर ऊपर चलता चला जा रहा है तो रेंज या तो इनफाइनाइट की तरफ जा रही है या किसकी तरफ, -इनफाइनाइट की तरफ। तो ये एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि अगर अंदर जो बैठा हुआ है वो अनबाउंडेड फंक्शन है, अनबाउंडेड तो 100% बात है, ऐसा नहीं है कि अगर बाउंडेड होगा तो नहीं होगी क्या सर, तो भी हो जाती है कुछ केस में, ठीक है। लेकिन अगर अनबाउंडेड है तो साइन के अंदर अनबाउंडेड फंक्शन चला गया, साइन की रेंज -1 से 1। अनबाउंडेड बहुत कॉमन टर्म है, आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा जब आप रिवाइज करोगे ना कभी तो नोट्स, तब इसीलिए के लिए अनबाउंडेड लिखवाया है। तो साइन के अंदर, ठीक है, कॉस के अंदर, इन दोनों के अंदर अगर आपका अनबाउंडेड फंक्शन गया, अनबाउंडेड फंक्शन, ठीक है, रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज -1 to 1। इस बात का क्या मतलब है सर कि अनबाउंडेड फंक्शन क्या, अगर नहीं गया तो क्या प्रॉब्लम होगी। देखो मैं आपको समझाता हूं बात, कि मान लो आपका gx कोई फंक्शन है जिसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 तक है, gx कोई फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या है, 0 से 1 तक। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट भी कर सकते हैं वैसे तो, चलो खैर, gx की वैल्यू 0 से 1। अब साइन के अंदर चला गया gx, साइन के अंदर चला गया gx, साइन के अंदर जो वैल्यू गई है वो गई है 0 से 1 के बीच की, ध्यान से देखना, ये रहा 0, ये रहा π/2, ये रहा 1, ठीक है। साइन को वैल्यू कौन खिला रहा है, gx खिला रहा है। gx खुद कितनी वैल्यू दे रहा है, 0 से 1 के बीच की। इसका मतलब साइन हमेशा कौन सी वैल्यू खाएगा, आप x की कुछ भी वैल्यू डालते हो, साइन कौन सी वैल्यू खाएगा, 0 से 1 की, ये वैल्यू खाएगा साइन, ये वैल्यू खाएगा। तो साइन का ग्राफ कितना निकलेगा, इतना निकलेगा बस। साइन के अंदर इनपुट क्या गया, साइन के अंदर -π/2 से π/2 का इनपुट तो गया नहीं कि -π/2 -1 दे दे और π/2 1 दे दे, ठीक है। उसके बाद तो कुछ भी देता है तो वैल्यू रिपीट करता है। साइन के अंदर इनपुट 0 से 1 के बीच का गया कि साइन ने 0 ली वैल्यू, ये 0 आंसर दे दिया, साइन के अंदर वैल्यू बढ़ती रही, 1 ले ली। तो आपकी जो रेंज आ जाएगी ना इस केस में, ये कहां से कहां लाई करेगा, 0 से लेकर साइन 1 तक। नीचे से नीचे की वैल्यू 0 और 1 पे कितना आंसर मिलता है, साइन 1। नीचे से ऊपर कितना, 0 से साइन 1। अब -1 से 1 नहीं रही क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं रही। क्यों नहीं रही -1 से 1, क्या आपका जो इनपुट था अब
वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू से छोटा हो गया। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू मतलब कितना इंटरवल हुआ आपका, पाई इंटरवल से छोटा हो गया, पाई इंटरवल से छोटा। उस माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच अगर यहां से यहां की वैल्यू होती है तो आपको पता है कि -1 से 1 की सारी वैल्यू ले लेता साइन। यही बात समझानी थी कि अनबाउंडेड अगर है तो आपको पता है तो इनफाइनाइट तक जा रही है रेंज, तो आपको पता है इनफाइनाइट तक की सारी वैल्यू लेगा साइन, तो आपको पता है इनफाइनाइट की वैल्यू खाएगा, -1 से 1 के बीच का आंसर निकालेगा। लेकिन अगर साइन को जो फंक्शन वैल्यू खिला रहा है वो खुद 0 से 1 के बीच में है, तो आपको पता है साइन ने सिर्फ 0 से 1 के बीच की वैल्यू खाई, साइन के लिए सिर्फ 0 से 1। साइन ने आंसर कितना निकाला, 0 से sin 1 का, तब उसकी रेंज -1 से 1 नहीं रह जाती। एक बात हुई। अभी के लिए आपके लिए बात यह है कि अनबाउंडेड फंक्शन में रेंज -1 से 1 है। मैं आता हूं आगे की बात पर। यही सेम चीज कॉस के लिए क्या करेंगे, अच्छा क्वेश्चन देखना भाई। रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 sin x -7, 9 sin x -7, ठीक है, 9 sin x -7 आ गया। तो आपको पता है y इज इक्वल टू कुछ ले, उसके अंदर जो x का टर्म है, जो वेरिएबल का टर्म है, वो एक फंक्शन में है बस, और इसकी रेंज आप अच्छे से जानते हो। इसकी रेंज जानते हो आप, इसकी रेंज जानते हो, और मैं रेंज निकालता हूं। आपको पता है कि sin x की वैल्यू कहां से कहां के बीच में रहती है, -1 से 1 के बीच में। अच्छा, किसी को इस बात में तकलीफ हो रही हो ना, इसके ऊपर पूरा टॉपिक आएगा अभी, इसके ऊपर क्लियर कर दूं। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ये तो मैं साइन के बारे में बता रहा था तो बताता चला गया। sin x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहती है। आपको जिसे जानते हैं से जिसे जानना है, जानते किसे हैं, sin x की रेंज जानना किसे है, इतने बड़े फंक्शन को 9 मल्टीप्लाई करेंगे -9 से आपका sin x जो है कहां तक चला जाएगा, 9 तक। 7 घटाऊंगा मैं -16 से लेकर आपका 9 sin x -7 कहां तक चला जाएगा, 2 तक। अब आपको एक बात पता है कि आप रेसिप्रोकल लेने जा रहे हो तो एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव है। आप ऐसे तो रेसिप्रोकल कभी ले नहीं सकते। साथ साथ आपको ये वाली बात पता है कि अगर 9 sin x की वैल्यू -16 से 2 में जा रही है, इसका मतलब 9 sin x की वैल्यू बीच में 0 होती है। अगर उसकी वैल्यू बीच में 0 हो रही है तो आपको पता है ये वाली वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती है। क्यों नहीं हो सकती, डिनोमिनेटर है, 0 कैसे हो जाएगा। और आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करते हुए भी पता है कि आपको 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ता है, -16 से लेकर 9 sin x -7 0 के बीच में, यूनियन में 0 से लेकर 9 sin x -7 आपका 2 के बीच में, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 9 sin x -7 का रेसिप्रोकल चाहिए था हमको, रेसिप्रोकल हमने ले लिया। रेसिप्रोकल ले लेंगे, इधर आ जाएगा -∞, इधर आ जाएगा 1 अपॉन, ये y था ना, सीधे तो y था ना आपका 1 अपॉन, हाँ y आ जाएगा, और इधर आ जाएगा -1/16। यहाँ पे रेसिप्रोकल लोगे तो आपके पास 1/2 आएगा, यहाँ पे y आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा इनफाइनाइट। तो आपके जो फंक्शन की रेंज हो गई वो -∞ से -1/16 यूनियन में 1/2 से इनफाइनाइट, -∞ से -1/16 यूनियन 1/2 से इनफाइनाइट। बात समझ में आई। रेसिप्रोकल डायरेक्ट नहीं लेना है, करा किससे, जिसे जानते हैं, जिसे जानना है। जानते किसको है, sin x को। sin x को जानते, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव आया, डायरेक्ट रेसिप्रोकल नहीं लिया जाता। अगर एक तरफ नेगेटिव एक तरफ, आप 0 पे ब्रेक करोगे तब रेसिप्रोकल लोगे। यहां पे -∞ क्यों बना 0 का रेसिप्रोकल, क्योंकि ये वाला टर्म 0 से छोटा है, मतलब नेगेटिव है, और नेगेटिव साइड से अगर कोई नंबर 0 को अप्रोच कर रहा है तो उसका रेसिप्रोकल -∞ की तरफ जाएगा, तो -∞ की तरफ ले गए। आराम से देखो, कोई तकलीफ की बात ही नहीं है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे एक सिंपल सा क्वेश्चन और आता है हमारे पास। रेंज ऑफ y इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 - sin x के साथ अंडर रूट के अंदर 1 - sin x के साथ अंडर रूट के अंदर 1 - sin x। समझ गए अब आप, रूट के अंदर चलता जा रहा है इनफाइनाइट टर्म से, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। करने का तरीका, पहले तो उसको छोटा करेंगे, y इज इक्वल टू 1 - sin x की पावर में 1/2 प्लस में फिर 1/4 प्लस में फिर 1/8 इनफाइनाइट तक, कि भाई ये 1 - sin x की पावर 1/2 है, इसकी पावर है 1/4 है, दोनों सेम टर्म में पावर ऐड हो जाएंगी, सबकी पावर ऐड कर दी, और आपको पता है जीपी का समय 1 आता है, तो ये 1 - sin x लिखा है सिर्फ,
अच्छा 1 माइनस साइन एक्स की रेंज कैसे निकालेंगे? आपको पता है साइन एक्स की रेंज, साइन एक्स की रेंज -1 से 1 में जाती है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई तो -1 से 1 में ही रहेगी। कैसे -1 से 1 में? कि माइनस से मल्टीप्लाई करने का सर तो मतलब ये हुआ कि सेम रह गया क्या? नहीं, इनइक्वालिटी का साइन पलटा है, माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा है, इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस तो वो 1 बन जाएगा, उसमें माइनस होगा वो इधर लिख जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन पलट लो, चाहे इन दोनों वैल्यूज को इधर उधर लिख दो, बात बराबर है। फिर आपको 1 ऐड करना है, 0 से लेकर आपका 1 माइनस साइन एक्स, कहां के बीच में? 2 के बीच में। तो रेंज ऑफ फंक्शन y बिलोंग्स टू 0 to 2। सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद जल्दी से एक बात लगा दूं, रेंज ऑफ किसका? आपका a cos x प्लस बी साइन एक्स या a sin x प्लस बी cos x। ठीक है, आपको पता है कि कभी भी अगर आपके पास a cos x प्लस में b sin x आए, ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री में हो चुका है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में लाई करती है, ये फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री में कर चुके हैं। दूसरी बात मैंने आपको बता भी दिया है कि इसको कन्वर्जन, इसका कन्वर्जन कैसे किया जाता है। इसके कन्वर्जन में बताया था ना कि डिवाइड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाई, तो जब आप करते हो ना तो अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाता है यहां पर, और डिवाइड करने पे आपको पता है ये कॉस के अंदर या साइन के अंदर साइन एक्स प्लस अल्फा बन जाएगा। भाई एक आपके पास a अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, एक b अपॉन आएगा, इसको मैं कॉस मान लूंगा अल्फा, इसको मैं मान लूंगा साइन अल्फा, तो साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा साइन एक्स प्लस अल्फा बना देगा। आपको पता है साइन के अंदर कुछ भी टर्म चला जाए, साइन के अंदर कुछ भी, साइन एक्स प्लस अल्फा, साइन एक्स प्लस अल्फा की रेंज कितनी होगी? साइन की रेंज हमेशा कितनी होती है? -1 से 1। एक्स जाए एक्स पर एंगल कुछ भी जाता रहे, वो तो -1 से 1 का आंसर निकालेगा। उसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? ये कहां से आया मल्टीप्लाई होते हुए? अरे जब इसको साइन अल्फा और इसको कॉस अल्फा बनाया था तो उसके लिए डिवाइड किया था अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो आपको पता है आपका अंडर रूट में आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब होगा मल्टीप्लाई किससे? साइन एक्स प्लस अल्फा से, तो दोनों तरफ होगा, और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पॉजिटिव नंबर होता है। ऐसे आता निकल गया, ये टर्म यही था। ये कन्वर्जन इंटीग्रेशन में भी पढ़ चुके हैं, पिछले साल ट्रिग्नोमेट्री में भी। तो ये आपकी कॉस प्लस साइन की रेंज होती है, कॉस प्लस साइन की रेंज। क्वेश्चन देख लें छोटा छोटा, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू, फिर आपको आता है 3 sin x प्लस में 4 cos x -7। जिसे जानते हैं जिसे जानना है, कॉस और साइन को आप अकेले को नहीं जानते हो, आप पूरे 3 sin प्लस 4 cos को जानते हो। ठीक है, आपको पता है 3 sin x प्लस में 4 cos x। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं रहनी है, -5 से 5 हो गया, आपको पता है अंडर रूट में माइनस अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, उसमें आपको 7 घटाना है, तो यहां आएगा -12, और यहां पर आएगा आपके पास 7 घटाना है, अच्छा यहां पर आ जाएगा कितने? -2। ये क्या है? y। रेंज क्या होगी फंक्शन की? -12 से -2। एक और देखें, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ साइन एक्स माइनस में cos x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपका sin x माइनस cos x। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लग गया। अब आपको पता है sin x प्लस cos x रहे या sin x माइनस cos x रहे, sin x माइनस cos x की वैल्यू आपकी -√2 से √2 के बीच में रहेगी। ये पता है ना, -√2 से √2, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, आपको क्या करना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाना है। ठीक है, अब अगर कोई वैल्यू आपकी -√2 से √2 के बीच में रहती है, उस पर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाना है, -√2 -1 0 1 √2 2। ठीक है, तो आप सोचोगे ऐसा इंटीजर जो -√2 से √2 के बीच में आए, इसका अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाऊंगा, तो इंटीजर्स विच लाइज बिटवीन -√2 √2, इसकी वैल्यू अगर नहीं इसकी वैल्यू लाई करती है ना -√2 से √2 से के बीच में, ऐसा इंटीजर थोड़ी सोचना पड़ेगा। इंटीजर की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू थोड़ी लाई कर रही है। सोचो, इस पे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाने जा रहे हो, तो -√2 से -1 में
जब इसकी वैल्यू -√2 से -1 में रहेगी, सोचना आराम से, इसकी वैल्यू -√2 से बड़ी है तो -√2 से -1 तक रहेगी ना। जब जब आपका sin x माइनस cos x यहां चल रहा होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या दे रहा होगा आपको आंसर, -2 दे रहा होगा, तो y की एक वैल्यू तो -2 निकली। जब आपका sin x माइनस cos x की वैल्यू -1 से 0 में चल रही होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लगने पर -1 मिल रहा होगा, ऐसे फिर 0 मिल रहा होगा, ऐसे ही 1 मिल रहा होगा, क्योंकि 1 से √2 के बीच में जब चल रही होगी वैल्यू तो लेफ्ट वाला इंटीजर पकड़ के ये, अच्छा √2 के आगे कोई वैल्यू नहीं मिलती तो 2 तो कभी होगा नहीं, तो ये वाली वैल्यूज आएंगी आपकी y की। तो रेंज ऑफ फंक्शन में कौन कौन सी वैल्यू आई, -2, -1, 0 और 1, कर्ली ब्रैकेट में 4 वैल्यूज। आराम से सोचना है आपको कि अच्छा जब -√2 से -1 होगी इसकी वैल्यू तब इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगेगा तो ये लेफ्ट वाला इंटीजर पकड़ेगा, और लेफ्ट वाला इंटीजर कौन सा होगा, -2, जब यहां चल रही होगी वैल्यू तब ये पकड़ेगा। जब यहां चल रही होती है वैल्यू तो आपको पता है ये, जब यहां चल रही होती है वैल्यू तो ये, जब यहां चल रही होगी तब 1, √2 के आगे तो जा ही नहीं रही इसकी वैल्यू। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -√2 से √2 में नहीं है, फंक्शन की वैल्यू -√2 से √2 में, और उसकी वैल्यू उस पे लग रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो फंक्शन की वैल्यू तो यहां पे भी होगी तब आंसर -2 निकलेगा, यहां भी होगी तब ये निकलेगा, यहां होगी वहां। इतनी बात में तकलीफ नहीं होगी मेरे ख्याल से। ठीक, उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ रेंज डायरेक्टली हमारा बाय कंसीडरिंग डोमेन, ये अपने आप में एक सब टॉपिक होता है किसका, रेंज ऑफ फंक्शन ऑन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, रेंज ऑफ फंक्शन ऑन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन का एक अलग टाइप है कि रेंज को डायरेक्ट एडजस्ट कर देना। जैसा आपको ध्यान होगा कि एक क्वेश्चन हमने किया था x² - 3x + 2 का स्क्वायर रूट, ठीक है, आपको पता था इसकी वैल्यू निकल कर आती है -1/4 से, x² - 3x + 2 -1/4 से इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। जब आप स्क्वायर रूट लगाने जा रहे थे तो आपने कहा कि -1/4 तो नेगेटिव वैल्यू स्क्वायर रूट लगेगा नहीं, लेकिन इसकी वैल्यू -1/4 से इनफाइनाइट की सारी वैल्यू लेता है, तो कौन सी पहली ऐसी वैल्यू आएगी जिस पे स्क्वायर रूट एक्सेप्टेबल है, तो रेंज एडजस्ट हुई, इसकी रेंज एडजस्ट हुई किसका डोमेन कंसीडर करते हुए, स्क्वायर रूट का, स्क्वायर रूट एडजस्ट हुई 0 हो गई थी, ठीक है, और इन पे ही लगा था रूट, ये हुआ था ना एक क्वेश्चन, तो ये वही टाइप है, ठीक है, कि जब आपका रेंज को एडजस्ट किया जा रहा है, क्यों, क्योंकि जो फंक्शन आप अगला अप्लाई करने जा रहे हो, जो आपके अंदर वाले फंक्शन की रेंज, आपने पहले तो डोमेन निकाला नहीं, आपने अंदर वाले फंक्शन की रेंज लिख दी, आपने रेंज लिख दी, आपने लिखा कि जैसे ही मैं अगला फंक्शन लगाऊंगा इसकी जो अपनी नेचुरल रेंज है वो तो उस पर तो लग ही नहीं सकता अगला फंक्शन, तो ये एडजस्ट करेगा अपनी रेंज को, ऐसे करके एडजस्ट करेगा कि जो अगला फंक्शन आ रहा है उसकी डोमेन के अंदर अप्लाई हो जाए। इतना डोमेन है जो फंक्शन अप्लाई होने जा रहा है, आपका जो फंक्शन आ गया ना उसकी रेंज इतनी है, उसकी इतनी बड़ी रेंज है, इतनी वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा, आपको पता है जो फंक्शन आप अप्लाई करने जा रहे हो इस पे वो उसका डोमेन इतना सा है, तो ये अपनी रेंज को वो कंसाइज करके इतना ले आएगा उसके डोमेन के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए। ऐसा क्यों होता है इस पे मैं बात कर चुका हूं कि अगर आप पहले डोमेन निकाल लेते तो x, ये जो आपने रेंज लिख दी है ना, ये रेंज लिखी है x² - 3x + 2 के डोमेन के हिसाब से, x² - 3x + 2 पॉलिनोमियल है, उसका डोमेन R होता है, उसके हिसाब से आपकी रेंज है, मतलब नेचुरल डोमेन पे रेंज ही है। लेकिन अगर आप इस पूरे फंक्शन का डोमेन निकालोगे तो आपको पता चलेगा ये पॉजिटिव होना चाहिए, तब इसका नेचुरल डोमेन ये नहीं आता, -∞ से 1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट आता है, उस पर रेंज खुद ब खुद ही आ जाती है। तो या तो आप पहले डोमेन निकाल लो, तकलीफ दे काम पड़ता है, पहले डोमेन निकाल लो, पहले डोमेन निकालोगे फिर आप हटाओगे वैल्यूज x की वैल्यूज हटाओगे, तो x की जो वैल्यू हटी है उनके लिए जो y की वैल्यू निकल रही थी उन्हें हटाओगे, तब आप उसकी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन पे रेंज लिखोगे। इससे अच्छा काम ये होता है कि आप पहले क्या करो, रेंज लिख दो, फिर आप जो अगला फंक्शन लगाने जा रहे हो वो अपने आप श्रिंक करता जाएगा रेंज को। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, एग्जांपल का क्वेश्चन करते हैं सीधा भाई, क्वेश्चन रेंज ऑफ y = अंडर रूट में, अरे y = साइन इनवर्स के अंदर लो, अंडर रूट के अंदर आपका x² + x + 1,
जानते किसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को, जिसे जानते हैं जिसे जानना ही चला रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की वैल्यू 3/4 से लेकर माइनस डी, ठीक है, 3/4 से लेकर इनफाइनाइट होती है। इस पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है, ये भी पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव है, कोई तकलीफ नहीं है, स्क्वायर रूट को लगा दिया आपने, अंडर रूट 3/2, अंडर रूट के यहाँ पर आपका अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और इधर इनफाइनाइट का रूट तो इनफाइनाइट। अब आपका अगला फंक्शन साइन इनवर्स अप्लाई होने जा रहा है। एक तो बात साइन इनवर्स के बारे में आपको पता है, साइन इनवर्स अपने आप में इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। साइन इनवर्स इधर अप्लाई होगा, बहुत बढ़िया है, रूट 3/2 वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा, इधर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन जब वो इनफाइनाइट पे अप्लाई होने जाएगा ना, तो साइन इनवर्स कहेगा भाई मैं अपने अंदर वैल्यू 1 से बड़ी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता, 1 से बड़ी। आप इनफाइनाइट तक ले गए, बहुत अच्छी बात है, आप 1000 तक ले जाते तो भी नहीं करते हम एक्सेप्ट, तो फिर क्या करें? तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो रेंज आई थी निकल के, इस फंक्शन की रेंज, वो अपने आप को छोटा करना शुरू करेगी। क्यों? क्योंकि अगला फंक्शन साइन इनवर्स आने वाला है। तो साइन इनवर्स का मुंह इतना सा खुलता है, आप उसे इतना बड़ा निवाला दोगे नहीं खा पाएगा, ये निवाला बहुत बड़ा हो गया उसके लिए, रूट 3/2 से लेकर इनफाइनाइट। उसको कम करो कि साइन इनवर्स निकल ले उसको। तो साइन इनवर्स लगाने से पहले एक ही स्टेप में किया था काम के, रूट 3/2, ठीक है, यहां पर आपका अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और आपको पता है साइन इनवर्स के लिए यहां पर 1 लगा, स्पेसिफिकली साइन इनवर्स के लिए। फिर आपके दिल में सवाल आएगा, सर यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं था, यहां क्यों लगा दिया आपने? आप मुझे बताओ, इसको तो कोई तकलीफ नहीं थी ना, ये तो अपनी वैल्यू इनफाइनाइट तक ले आ सकता था। अगर ये इनफाइनाइट तक ले आ सकता था, कोई वैल्यू अगर इनफाइनाइट तक जा रही है रूट 3/2 से, तो बीच की तो सारी वैल्यू ले रहा होगा वो। और 1 जो है रूट 3/2 और इनफाइनाइट के बीच में लाई करता है, तो 1 तो इसके अंदर इनफाइनाइट क्यों इंक्लूडेड नहीं था? वो अनडिफाइंड वैल्यू थी। अगर 1000 होती वैल्यू तो वो इंक्लूडेड होती, इंक्लूडिंग इनफाइनाइट तक जो वैल्यू, जो फंक्शन आपका इनफाइनाइट तक की सारी वैल्यू ले रहा है, वो 500 तो ले रहा है ना वैल्यू, 200 भी ले रहा है, 17 भी ले रहा है, 5 भी ले रहा है, 2 भी ले रहा है, 1 भी ले रहा होगा, तो इक्वल टू का साइन। ये किसके लिए एडजस्ट कर दिया आपने? ये ऐसा नहीं है कि इसकी रेंज होती है, ये एडजस्टेड लिखी हुई है, ये जो रेंज लिख दी ना, ये अभी एडजस्टेड है। किसके लिए एडजस्टेड है? क्योंकि जो अगला फंक्शन लगने जा रहा है वो उसका जो डोमेन है उसके लिए एडजस्टेड है, डोमेन को कंसीडर करते हुए। अगला फंक्शन आपका साइन इनवर्स लगा यहां, साइन इनवर्स लगा यहां, ठीक है, और साइन इनवर्स लगा यहां, साइन इनवर्स 1, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? आपको दिल में सवाल आएगा, आप मुझे बताओ। साइन इनवर्स अपने आप में थीटा होता है, ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू अगर मेरी रूट 3/2 है साइन थीटा की, तो थीटा की वैल्यू कितनी रही होगी? थीटा की वैल्यू π/3 रही होगी, तो ये π/3 से लेकर आपका y जो है कहां तक चलेगा? π/2, साइन इनवर्स 1 तो π/2। तो रेंज ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू π/3 टू π/2। बात समझने वाली थी, यहां पे क्या हुआ? बात यही आपको करना, आपको सर इस ये एडजस्टमेंट कर दिया, अगर दिल में नहीं उतर रहा है तो इसका असली तरीका पता है क्या? पहले आप उसकी निकालो रेंज, उसका निकालो डोमेन, उस पर काम करना पड़ेगा पहले, ठीक है। मैं आपको अभी मैं बता रहा हूं कि उसका जो ओरिजिनल मेथड जो आपको बुक में करना पड़ेगा, अगर बोर्ड के एग्जाम में आ जाता तो कैसे करते मैं समझाता हूं। लेकिन आपको ये वाली बात समझ में आनी चाहिए कि अगला फंक्शन साइन इनवर्स लगने जा रहा है, उसकी औकात नहीं है कि इनफाइनाइट तक की वैल्यू ले ले। कहां तक वो कहेगा? तो आप कम करोगे क्या? अच्छा 500 ले लोगे क्या? मना कर देगा, नहीं। 100 नहीं, 15 नहीं, 2 नहीं, कितनी लोगे? एक तक ले आए, एक तक ले आए भाई, एक ही ले सकता है वो वैल्यू, एक तक। तो ये क्या हुआ? ये बाहर जो फंक्शन अब अप्लाई होने जा रहा है उसके डोमेन को कंसीडर करते हुए जिस फंक्शन की आपने नेचुरल रेंज रख दी थी उसको कम कर दिया, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया गया? ये तो मेथड बता रहे हो सर। अब इसके पीछे का राज कि अगर कोई भी फंक्शन आपके पास आता है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, आपने डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की रेंज लिख दी। फिर रेंज हम लिखते हैं अंदर वाले फंक्शन की, लेकिन डोमेन निकालना शुरू करते हैं बाहर से, ठीक है। आपने डोमेन निकाला नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को मान लिया कि एक्स बिलोंग्स टू आर है, उस हिसाब से उसकी रेंज 3/4 से इनफाइनाइट है। नहीं, पहले आप डोमेन निकालो। मेथड क्या है? -1 से 1 के बीच में आपका अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन पुट होगा। और इसकी तकलीफ स्क्वायर रूट की, आपको पता है ये अपने आप में पॉजिटिव वैल्यू होती है, स्क्वायर रूट कहेगा कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, यहां पे ये नेगेटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू, आपको पता है इसको मैं इग्नोर करूंगा, इसको इग्नोर करूंगा, आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन लेस देन और इक्वल टू 1 आ जाएगा। स्क्वायरिंग करने के बाद स्क्वायर रूट लगा हुआ है, दोनों साइड पॉजिटिव है, स्क्वायरिंग कर दी, ये और ये कट गया, आपका एक्स एक्स प्लस वन आपका लेस देन और इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। यहां से वैल्यू निकाल के लाओगे, एक -1 और एक 0, -1 और 0, ठीक है, ये प्लस ये माइनस ये प्लस,
ठीक है, ये आ गई वैल्यू नेगेटिव वाली। इसका मतलब आपका जो डोमेन है फंक्शन का वो क्या कह रहा है कि भाई -1 से 0 के अलावा वैल्यू नहीं ले सकते, x की वैल्यू -1 से 0 में रहनी है। समझना अब आगे की बात। x², मैं इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, x² + x + 1, ठीक है, -1/2, 3/4, ये इसका पॉइंट होता है ना वर्टेक्स का, -1/2, 3/4, ठीक है। ये बन गया क्वाड्रेटिक का ग्राफ। किसका ग्राफ बन गया ये? y, क्या कर रहे हो सर, y x² + x + 1 क्या कर रहे हो? फंक्शन का डोमेन निकल कर आया था -1 से 0, ये निकल कर आया था ना, गड़बड़ तो नहीं होगी इसके अंदर, 1 से 1 कट गया, x² x + 1 <= 0, -1 से 0, ठीक है। फंक्शन का डोमेन निकल कर आया था वो। इसका मतलब आप जो x² + x + 1 की अब रेंज लिखोगे वो r पे नहीं है, r पे होती है उसकी रेंज 3/4 से इनफाइनाइट। अब उसकी रेंज किस पे? उस डोमेन पर है, -1 से 0 पे। अच्छा, -1 से 0 पर है तो -1 तो यहाँ होता है और 0 यहाँ होता है। अभी अभी आपको बताया था जब x आपके पास पता चल गया तो आप जब रेंज निकालोगे तो आपको पता है ग्राफ इतना यूज हो रहा है, इतना ग्राफ। उसमें नीचे से नीचे की वैल्यू ये, ऊपर की वैल्यू ये भी हो सकती है, ये भी पता नहीं है अभी, ऊपर की वैल्यू कोई सी भी हो सकती है, दोनों बराबर आ सकती है, ठीक है। तो फंक्शन की आपकी -1/2 पे वैल्यू कितनी है? 3/4, ठीक है। और फंक्शन की आपकी 0 पर वैल्यू कितनी है? 1, और फंक्शन की -1 पे वैल्यू कितनी है? वो भी 1, बराबर है। तो सिमेट्रिक होता है ना इसके बाद, तो ठीक है। ये -u/2a की लाइन थी ना, इसके बाद तो सिमेट्रिक होता है फंक्शन। फंक्शन की 0 पे वैल्यू 1 कैसे? अरे 0 पुट करो, x की जगह 1 आएगी निकल के वैल्यू, -1 पुट करो, ये और ये कट जाएंगे, 1 आएगी वैल्यू निकल के, ठीक है। तो नीचे से नीचे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 3/4, और ऊपर से ऊपर 1। आपको पता चल गया x² + x + 1 की नीचे से नीचे की वैल्यू 3/4 है और ऊपर से ऊपर की 1 है। कब? हमेशा नहीं, इस डोमेन के लिए। किस डोमेन के लिए? जो अभी निकाल के लाया हो फंक्शन में, माइनस कितना डोमेन? -1 से 0 के लिए, कि x की वैल्यू जब -1 से 0 के बीच में रहेगी उस टाइम पे आपका x² + x + 1 3/4 से इनफाइनाइट के बीच में रहेगा, x जब आपका -1 से 0। ये -1 से 0 क्यों रख रहे हैं x को? क्योंकि आप किसी भी फंक्शन को सॉल्व करने से पहले उसका डोमेन निकालते हो। अच्छा, ये आ गई। अब इस पे क्या करना था? स्क्वायर रूट लगाना था, आपने लगा दिया। √3/2 > में आपका x² + x + 1। अच्छा, स्क्वायर रूट लगा लिया। फिर क्या करना था? साइन इनवर्स अप्लाई करना था। अब कोई तकलीफ नहीं कि एडजस्टमेंट की, नहीं। क्यों? क्योंकि डोमेन पहले निकाल चुके हैं और सारी रेंज जो निकाल रहे हैं इसकी रेंज और फिर उसके बाद इसकी रेंज, वो उसी डोमेन पे निकलती आ रही है जो फंक्शन का डोमेन है। साइन इनवर्स निकालोगे आप, साइन इनवर्स के अंदर √3/2, ठीक है, <= आपके पास साइन इनवर्स के अंदर x² + x + 1, ठीक है, और यहाँ पर साइन इनवर्स 1, ठीक है। आपको पता है ये वाली वैल्यू π/3 आएगी और ये वाली वैल्यू y है और ये वाली वैल्यू π/2 आएगी, वही आ गई रेंज, ठीक है। इससे भी वही निकल कर आई। अब इससे जाने का की तकलीफ देखो, प्रॉब्लम समझना। पहले निकालना पड़ा है डोमेन फंक्शन का, जो कि और बड़ा फंक्शन होगा और देर में निकलेगा, ठीक है। डोमेन आप सीख चुके हो, डोमेन निकाल। फिर डोमेन निकालने के बाद x की वैल्यू आ गई, जो पहला फंक्शन आया x² पुट हुआ x² + x + 1, उसका ग्राफ बनाओगे और इस डोमेन पे, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन पे -1 से 0 पे रेंज देखोगे जो आई है 3/4 से 1, ठीक है। और तब फिर जिसे जानते हैं, अब इसको जानते हैं, अब जानना है, ठीक है। इससे अच्छा ये सब ग्राफ वगैरह बनाने से, क्योंकि ग्राफ मुश्किल भी हो जाते हैं, तरीका ये होता है कि आपको पता है जो फंक्शन अंदर लिखा है उसके नेचुरल डोमेन पे उसकी रेंज ये है। स्क्वायर रूट, अगर स्क्वायर रूट भी तकलीफ दे रहा होता, अगर ये नेगेटिव होता तो 0 कर देते, स्क्वायर रूट एडजस्ट करवाता। फिर कौन एडजस्ट करवाता आपको? फिर आपको एडजस्ट करवाता साइन इनवर्स, फिर साइन इनवर्स एडजस्ट करवाता। दोनों लोग आपको एडजस्ट करवाते। जैसे ये वाला क्वेश्चन होता, मान लो अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि साइन इनवर्स के अंदर √, के अंदर आपका x² - 3x + 2, तो आपको पता है नेचुरल x² - 3x + 2 कहां से कहां के बीच में लाई करता? -1/4 से इनफाइनाइट, -d/4a से लेकर इनफाइनाइट। आपको पता है अगला फंक्शन आप स्क्वायर रूट लगाने जा रहे हो, वो एडजस्ट करवाता कि ये वैल्यू तो लूंगा नहीं, कहां से शुरू करूंगा वैल्यू लेना? स्क्वायर रूट के अंदर पहली वैल्यू कौन सी? 0 जाती है। इसमें 0 आएगा क्या? -1/4 से इनफाइनाइट में आ रहा है, बिल्कुल। तो 0 √ के अंदर आपके पास x² - 3x + 2 इनफाइनाइट, ठीक है। फिर अगला फंक्शन आप क्या लगाने जा रहे हो? आप लगाने जा रहे हो इस पे साइन इनवर्स। साइन इनवर्स कहते हैं 0 ही, कोई तकलीफ नहीं, इनफाइनाइट तक तो मैं खा नहीं पाता, मैं तो 1 तक की वैल्यू खाता हूं, वो एडजस्ट करवाता। तो यहाँ पर आपका साइन इनवर्स में 0 निकलता, ठीक है। यहाँ पर आपका साइन इनवर्स के अंदर
अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 निकलता, और यहाँ पर साइन इनवर्स में 1 निकलता। फिर वही बात कि वहां इक्वल टू का साइन क्यों आ जाता, नॉट, यहाँ पे सिर्फ लेस देन था, लेस देन इक्वल टू क्यों हो गया, इनफाइनाइट से छोटा था ना, इनफाइनाइट छोटी सारी वैल्यू ले रहा था, तो 1 भी ले ही रहा होगा, तो 1 तो इंक्लूडेड वैल्यू होगी, इंक्लूडेड। तब आप ऐसे करते कि पहला आपकी रेंज को कौन बंद करवाता, आपका एक्स स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर रूट बंद करवाता, फिर कौन बंद करवाता, साइन इनवर्स बंद करवाता। अच्छा, अगर आप इसको निकालने चले आते तो पहले आप निकालते इसका डोमेन, फिर इस डोमेन के रिस्पेक्टिव आप एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का ग्राफ बनाते, फिर उसमें देखते कि उस डोमेन के रिस्पेक्टिव क्या रेंज आ रही है, फिर उस रेंज पे एक्ट करते, तब भी निकल आता है, ऐसे कोई तकलीफ नहीं होती, ठीक है। लेकिन वो लेंदी प्रोसेस हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं, मुझे उम्मीद है। एक ये क्वेश्चन आपके पास आता है, लास्ट क्वेश्चन करें फिर चले। रेंज ऑफ y इज इक्वल टू लॉग की बेस में 1/2, अंदर बैठा हुआ है आपके पास साइन x माइनस कॉस x प्लस में 3√2, अच्छा, अपॉन √2, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। ये नॉर्मल ब्रैकेट है, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। रेंज की बात करनी है आपको, हम जिसे जानते हैं, जिसे जानना है लगा रहे हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, -√2 से √2 के बीच में। अब वो क्या करना है, 3√2 ऐड करना है, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का 2√2, ठीक है, यहाँ पर आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 3√2, ठीक है, और ये आपके पास इज लेस देन इक्वल टू 4√2, और फिर जब आप √2 का डिवाइड लगाओगे, √2 का डिवाइड, √2 का डिवाइड, √2 का डिवाइड, तो ये कट जाएगा, कट गया ये, अच्छा ये कट गया, आपको पता है ये 2 आया इधर, ये 2 आया, और क्या लगाने जा रहे हो, लॉग लगाने जा रहे हो। अच्छा, ये जो टर्म आया आपके पास, इसके इधर 2 है, उधर 4 है, आपको पता है कि लॉग लगने जा रहा है 2 और 4 के बीच की वैल्यूज पे, लॉग 2 को भी एक्सेप्ट करता है, 4 को भी, उनके बीच की सारी वैल्यूज को भी। अगर एक साइड नेगेटिव होती, मान लो नेगेटिव होता, -2 होता, तो -2 से 0 तक लॉग एक्सेप्ट नहीं करता वैल्यू, कहां से शुरू करता, 0 तक, तो इसकी रेंज एडजस्ट करवाते। अभी तो कोई तकलीफ नहीं, अभी तो कोई तकलीफ नहीं है। आपने क्या किया, लॉग लगा दिया, किस बेस का, 1/2 का, लॉग 1/2 बेस का 2 के साथ, ये क्या बन जाएगा, y बन जाएगा, ये आपका log 4 किस बेस के साथ, 1/2। अच्छा लॉग, अरे और बढ़िया बात, लॉग जो लगा है उसकी बेस 1 से छोटी है, इनइक्वालिटी का साइन पलटेगा। ये क्यों इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हुआ, क्योंकि log ऑफ बेस लेस देन 1, लॉग की बेस 1 से छोटी, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया। अच्छा ये निकल कर आएगा देखो -2 ये, ठीक है, और ये निकल कर आएगा -1। रेंज कितनी हो गई फंक्शन की, -2 से -1, ध्यान से देख लेना। एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं पड़ी, क्योंकि जो आपकी जो लॉग के अंदर जो फंक्शन बैठा था, अगर उसके अंदर कुछ पार्ट नेगेटिव होता तो लॉग मना कर दिया था, भाई मेरे डोमेन में नेगेटिव चीज नहीं आती, आप एडजस्ट करो। यहां पे जो अंदर वाले की रेंज निकल कर आई उसमें कुछ नेगेटिव ही नहीं है, पॉजिटिव रेंज निकल कर आई है, कोई तकलीफ की बात ही नहीं है। इतनी बात में मेरे ख्याल से प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। ठीक है, बाकी फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।